सिट डाउन। आगे पेपर देखे। तो बेसिकली ये तो आपका ट्यूसडे पेपर था। आप एचआईवी पढ़ के गए और पेपर था ट्यूसडे का। जैसे लास्ट पेपर में एटीट्यूड और टेकेस्टोमी का पेपर था ट्यूसडे को, वैसे इस बार एचआईवी का पेपर था, वो आपने पढ़ा और वहां जाके पेपर देना था। तो आपके लिए तो ईजी था, क्योंकि आप लोग तो इसके आदि हो ट्यूसडे पेपर देने के। टॉपिक नहीं बताया था बस। तो, बिल्कुल, तो टॉपिक तो पढ़ाया था आप लोगों को थोड़े दिन पहले ही। आई थिंक अभी पुराने बैच वालों को तो भी पढ़ाया था, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एचआईवी एड्स और उसका मैनेजमेंट। अब बस एक उन्होंने जो सेकंड पीएम दिया, उन्होंने ओबीजी के साथ भी कनेक्ट कर दिया उसको। और वो हम ओबीजी वाला जो पार्ट है वो हम इतना इसमें लिम्फेटिक में डिस्कस नहीं करते हैं, वो तो वो रह गया। बाकी तो बहुत सारा तो जो ड्रग्स वाला सारा पार्ट हमने डिस्कस किया था। हाउ फॉर बेस्ट, देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। यस, क्या लगता है रिजल्ट है? अच्छा नहीं आएगा? अच्छा आना चाहिए, इतनी तो आपको पता ही है, इतना तो हमने पढ़ा ही है, उससे सारे आंसर आप दे ही सकते थे, नहीं दे सकते थे। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं रिजल्ट का। सो बेसिकली इट्स नॉट गुड पैटर्न, ये कोई पैटर्न नहीं था, इट्स कंप्लीटली बकवास जो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आप अगर किसी भी पर्सन को अगर आप इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सिंगल टॉपिक के बेसिस पे किसी का सिलेक्शन या इवेल्युएशन नहीं किया जा सकता है। और वो जो उन्होंने किया, वो आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर पता नहीं साजिश हो सकती है कुछ, तो वो था। बट नॉट नॉट द एचआईवी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है। बस आपके पेपर के साथ में लाइक एनओ का पेपर था, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पेपर था, उसके साथ में एक एचआईवी काउंसलर पोस्ट थी, उसका भी पेपर था। हाँ जी, सबका पेपर यही था, एक ही पेपर था। सो बेसिकली मे भी हो सकता है जो एचआईवी एड्स काउंसलर पोस्ट थी उसके लिए पेपर कहीं बनाया, और आपको भी वही चिपका दिया कि कौन मेहनत करे, इनको भी ये दे दो, इसलिए ऐसा हो गया हुआ आई थिंक। बाकी नॉर्थ का पेपर में ऐसा एक टॉपिक से कोई एमसीक्यू नहीं आते और नहीं आएंगे, और वो पेपर का लेवल अलग होगा, स्टैंडर्ड लेवल। और बेसिकली इसके अंदर जो पोस्ट है वो सारी छोटी छोटी पोस्ट है। सीआरए के अंदर सारी जो पीछे बची हुई पोस्ट होती है ना, उनको रखा हुआ, एक तो पोस्ट हमारी वाली उसमें डाल दी। लेकिन नॉर्थ एग्जाम सिर्फ एक ही पोस्ट का एग्जाम है, सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का, तो वो क्वालिटी के साथ, तो इसलिए मेंस एंड प्री दो एग्जाम होते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो उसमें क्वालिटी वही आएगी जो हम पढ़ते हैं हमेशा। आप मेहनत करते रहे, हार नहीं माननी है, जो होगा उसको रिजल्ट को बाद में देखेंगे। आने वाला अप्रैल हमारे सामने है, जब हमें नॉर्थ एग्जाम देना है, तो उसके लिए बेस्ट करना है। 1 मंथ का टाइम हमारे पास है, स्टार्ट करें। तो ये तो हो गया था, दिस इज आल्सो कंप्लीटेड। इलेक्ट्रिकल बॉयलर तक हमने कर दिया था। नेक्स्ट, दिस इज द मेथड जो हमें पढ़ना है। पोटासियम, आई थिंक जो एग्जाम देने के उनको भी मैंने यही तक एंड किया था, उसके बाद नहीं पढ़ाया आगे क्लास के अंदर, डोंट वरी। उस दिन से पेपर ही सोल्व कराया था, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया था कि आपको कोई लॉस नहीं हो। सो नेक्स्ट जो मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट मेथड इज पोटासियम प्रेग्नेंट मेथड, या जिसको हम बोलते हैं KMNO4 मेथड। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी और ऑपरेशन थिएटर, और उसमें हमने पहला मेथड बात कर लिया ऑलरेडी, दैट इज इलेक्ट्रिकल बॉयलर मेथड, व्हिच वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट मेथड इज कि आपके पास इलेक्ट्रिकल बॉयलर नहीं है, तो फिर हम इस केमिस्ट्री को हेल्प लेते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का हेल्प लेके ये मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे केमिकल को मिक्स करके ऑटो बॉइलिंग करवाते हैं। एंड द केमिकल व्हिच वी आर यूजिंग दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड KMNO4। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड एंड KMNO4। सो जब ये दोनों मिक्स होंगे, फॉर्मल्डिहाइड और KMNO4, तो जो सब्सटेंस जैसे मिक्स होंगे दोनों, वो ऑटो बॉयल होकर उससे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगी, और उससे आपका क्या होगा, फ्यूमिगेशन होगा। सो दिस मेथड इज नॉन एज पोटेशियम प्रेग्नेंट मेथड। For each 1000 cubic feet area, 450 ग्राम ऑफ पोटेशियम प्रेग्नेंट एडेड इन 500 ml फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का अमाउंट अभी भी सेम है, याद है, जितना एरिया होगा उसका हाफ अमाउंट फॉर्मल्डिहाइड और उतना ही अमाउंट वाटर ऐड करके बॉयलर में डालना है। वो था इलेक्ट्रिकल बॉयलर के लिए। यहाँ पे पानी नहीं डालेंगे, फॉर्मल्डिहाइड तो सेम लेना है, 1000 क्यूबिक एमएम है, क्यूबिक फीट है, तो उसका हाफ यानी 500 ml प्लस कितना ग्राम लेना है, 450 ग्राम KMNO4 या पोटेशियम प्रेग्नेंट लेना है। और उनको बाउल लेंगे हम, टेक 5 to 8 बाउल्स विद इक्वली डिवाइडेड अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड KMNO4, दोनों में इक्वली डिवाइड कर ले, 5 से 8 बाउल दोनों को, और रख दे। पहले फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया सब में, देन उसके बाद सब में KMNO4 डाल के आप बाहर आ जाएंगे। This will cause auto boiling and generate fume, but it's very slow process and it will take more time compared to the electrical boiler. Like boiler will complete in 45 minutes और उसके बाद 24 hours के लिए हमें रूम को सील करना था। इस प्रोसेस के लिए आपको 48 hours रिक्वायर्ड होंगे। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ वेपर, इमीडिएटली लीव द रूम एंड सील एट लीस्ट फॉर 48 hours। आपको 48 hours तक वहां पे रुकना पड़ेगा, तो सॉरी सील करके रखना पड़ेगा, जिससे जो हमारा मेन पावर है वो वेस्ट होगा, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो वेस्ट होंगे। 2 दिन तक ओटी बंद रखना मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो इसलिए इस मेथड को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कॉमनली वी यूज द इलेक्ट्रिकल बॉयलर मेथड। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज पोटेशियम प्रेग्नेंट मेथड। तो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आए वो तो हमें नहीं पता है, जो आप लोग भेजते हो वही हमें पता होंगे, बट उसमें भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के कुछ और ही नहीं निकालते हैं, या कुछ और ही ऑप्शन सोचते हैं। हो सकता है वहां एग्जाम में कुछ और ऑप्शन आए हो जो आप ही को पता है जिन्होंने एग्जाम दिया है। बट जो उनका बेसिस था या जो तरीका था वो बिल्कुल क्या था, गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो आप HIV एड्स पढ़ के गए, कुछ हेल्प नहीं मिला उससे, ड्रग्स में, ड्रग्स तो वही वही है ही वही, अलग कहां से आएगी है? तो वो तो मैंने आपको परसों ही बताया था, याद होगा, परसों मैं साइक्लिक मेथड और जो आपको बोला था। तो आप अगर पहला क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर नहीं आया, तो 2-4 बार क्वेश्चन पढ़ने पे उसका आंसर आ जाएगा, ऐसा बोला भी था मैंने। तो वो तो इंप्लीमेंट करना ही है हर एग्जाम में, ताकि एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आए। बट मैं बात कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा उसके आउटपुट की बात हम कर रहे हैं, जो हमने थोड़े दिन पहले लिम्फेटिक सिस्टम में HIV एड्स
अबाउट द वायरस जो डिटेल हमने पढ़ा, उसका पूरा कैसे वो अटैक करता है, कैसे पॉजिटिविटी कोज करता है, एंड देन मैनेजमेंट में हमने जो 4-5 टाइप की ड्रग्स पढ़ी, एन आर टी आई, प्रोटीएस इनहिबिटर, याद है सब? चलो वेरी गुड। हाँ जी, क्या कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों का लिखा था हमने? लिखवाया तो था एडल्ट का और बच्चों का दोनों का। प्लस कौन सा परसेंटेज? ओके, तो मैंने ग्लोबल लिखवाया, परसेंटेज लिखा है, केस लिखवाया था? परसेंटेज नहीं लिखवाया, लिखवाया तो था परसेंटेज मैंने। ओके, अब इतना डिटेल तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी, जो कैलकुलेट करते हैं हर साल, इतना डिटेल थोड़ा हमारे पास है। देखो ये जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली हॉस्पिटल लेवल पे जब डाटा कलेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव केस रिपोर्ट होते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन एवरी ईयर होता है, और फिर उसका डाटा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, तो उनके बेसिस पे होता है। तो ये तो मतलब एक ही टॉपिक से 80 क्वेश्चन बनाने, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वो ऑब्वियस है कि भाई आप एक ही टॉपिक से 80 क्वेश्चन लाने तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन कुछ नहीं होगा। वही वही कोई नहीं, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, बेसिकली 2021 जो है, ईयर 2021 में ही लास्ट डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से पब्लिश हुआ था, उससे बाद डाटा पब्लिश नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन 2021 तक ही थे, उसके बाद का डाटा पब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया। सो इसलिए वो 2021 दिया, उससे पहले के आए हैं, उसके बाद का डाटा अभी दे दिया ही नहीं इन्होंने, तो इसलिए वो 2021 का पूछा है। चलो कोई नहीं। बेसिकली कभी कभी ये सोचते हैं हम लोग कि अगर हम एचआईवी एड्स को, मैं जो आपको क्वेश्चन आए 80 क्वेश्चन उस लेवल पे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा उसको कंप्लीट करने में। इट विल रिक्वायर नियर बाई 1 मंथ टू कंप्लीट एचआईवी एड्स, और आई थिंक आप लोग सारे भाग जाओगे, क्योंकि उसमें इतनी थ्योरी होगी ना कि आप लोग उसको पढ़ना भी प्रीफर नहीं, पसंद नहीं करोगे, इतनी थ्योरीज। तो वो चीज है, बट एग्जाम में सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे एग्जाम लेना वो गलत है। कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, और जो लॉस्ट एग्जाम में होगा 100% आप बेस्ट करोगे। हाँ। अभी मेरे को एचआईवी में नहीं घूमना है, अभी हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्यूमिगेशन। जब नेक्स्ट टाइम मैं लिम्फेटिक पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली आई विल गिव यू दिस मोर डिटेल्स अबाउट, जो मैं कॉन्सेप्ट था वो तो पढ़ाऊंगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको ऐड करने की, बट ज्यादा फोकस करना है नॉर्सिट के लिए, हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्यूमिगेशन। सो हमने बात किया था, याद होगा, जो फॉर्मेल्डिहाइड है, दिस फॉर्मेल्डिहाइड इज वेरी इरिटेटिंग फॉर आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइक नोज एंड आईज में बहुत ज्यादा बर्न। बर्निंग सेंसर उन्होंने पता मोपिंग कर दिया था फॉर्मेल्डिहाइड से। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है या स्पिल हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, खत्म करना है उसके इफेक्ट को। सो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मेल्डिहाइड वी विल गो फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गैस दैट इज नोन एज अमोनियम। तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक अमोनियम gas, neutralize the residual formaldehyde gas with ammonium by exposing 250 ml of ammonium for each 1000 ml of formaldehyde for 3 hours. अगर आपने 1000 ml formaldehyde लिया है तो आपको कितना ml गैस लेना है? 250 ml, और उसको रूम में स्प्रे कर देना है। सो वो 3 आवर्स में आपके जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको कंप्लीटली जीरो करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन थिएटर इन द अर्ली मॉर्निंग, लाइक 10 बजे ओटी स्टार्ट होने वाला, तो 5 o'clock 6 o'clock आप स्प्रे कर देंगे, और 10 o'clock तक वो इंपैक्ट पूरा जीरो हो जाएगा, और किसी तरह का आई और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बर्निंग या सेंसेशन नहीं होगा। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्यूमिगेशन या फॉर्मेल्डिहाइड। तो कभी कभी पूछ ले कि फॉर्मेल्डिहाइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस या ड्रग हम यूज करेंगे, तो आंसर होगा अमोनियम। क्लियर है? अमोनियम। जो टाइम का आप लोग पूछ रहे थे, क्या हुआ टाइम का? पेपर तो 90 मिनट्स का ही था, छोड़ दिया फिर उसके बाद? तो नहीं छोड़ा, अंदर ही बैठा रखा। क्यों? किसी और का भी पेपर 3 घंटे का था उसमें, देन व्हाई? सो वही मैं कुछ ना कुछ पोस्ट का, किसी न किसी पोस्ट का पेपर उसके अंदर था जो 3 आवर्स का, मे भी पॉसिबल है कि वो था होगा, और इसी वजह से फिर आप लोगों को वहां से नहीं भेजा, बाहर बिठा के रखा। कोई नहीं, पानी वानी पिलाया नहीं पिलाया? अंदर पिलाया ना, फिर ठीक है, बस पानी तो चाहिए। नेक्स्ट, लिख लिया? तो उससे भी ज्यादा ठीक है, अपन जो मेन बात कर रहे हैं नॉर्थ सेट एग्जाम, तो ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 24 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और आप फॉर्म जो है अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हम अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको जो है सेंटर जो है, जो आपकी चॉइस है, वो मिलने के चांसेस रहेंगे, बेटर है। तो आप अप्लाई, आई थिंक भरा किसी ने फॉर्म? किसी ने भी नहीं फिल किया अभी तक? कोई नहीं जिसने फॉर्म भरा अभी तक? वाह, आप सब लोग मेरी तरह हो। सो पहले क्या ऐसे सेंटर का कुछ वो आता नहीं था कि सेंटर कहाँ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछते थे। तो हम मतलब मैं जब फॉर्म भरता था तो सबका फॉर्म नहीं भरता था, तो बेरोजगार तो पहले ही थे, फॉर्म भरने वाला 100 रुपए और लेता है, तो 7 फॉर्म भरेंगे 700 रुपए लगेंगे, तो मैं सबका फॉर्म नहीं भरता था। और उसके बाद तो इतने कैंडिडेट होंगे, फिर बात की सेंटर है जो मान डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, क्योंकि स्मूथ है, और ऑप्शन मिलने लगा कि सेंटर चॉइस आपको होती है कि आप फिर 7,000 रुपए, क्योंकि पैसे लगेंगे ना 1000-1500 रुपए, तो 7,000 रुपए जाएंगे तो लास्ट एक महीना चलाएंगे उनको,
घर का काम चलेगा ना 1 महीने तक, फिर 7,000 रुपए जाएंगे तो लास्ट दिन भेजेंगे उनको 1,000 सबका, तो लास्ट दिन उस टाइम। और अभी आजकल क्या आपको ऑप्शन मिलने लगा कि सेंटर चॉइस आपको होती है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए जल्दी भरेंगे तो ऑप्शन बेटर है कि मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट मूव करें। और इस सीआरई के अंदर तो इन्होंने स्टेट पूछा था, केवल उन्होंने स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, स्टेट पूछा था। नॉट स्टेट में आई थिंक वो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, सो दे विल आस्क द डिस्ट्रिक्ट आल्सो। तो इसलिए जोधपुर अगर आप चाहते हैं तो जोधपुर की सिटी लिमिटेड ही है, आई थिंक दो ही एक ही सेंटर है जो अपना क्या है रमजान जी का आता है, वो एक ही सेंटर है वहीं पे है, तो वहां लिमिटेड 200-300 सीटें होगी, तो इतने कैंडिडेट होंगे, फिर बाद में बाकी जयपुर अदर स्टेट अदर जगह जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे इन ऑपरेशन थिएटर, सो ओटी जब एंड हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कुछ बेसिक चीजें जो आई थिंक जब हम बात करें तो हमने डिस्कस करी होगी या नहीं करी तो भी बात करते हैं। जैसे ओटी की क्लीनिंग की अगर हम बात करें, दिस इज ऑपरेशन थिएटर एंड दिस इज द टेबल, ये आपका टेबल जहां पे पेशेंट है और ये क्या है ऑपरेशन थिएटर है। सो नाउ क्लीनिंग की बात करें, यू विल स्टार्ट द क्लीनिंग फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी और फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। कहां से क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे, किधर किधर। ऑलवेज रिमेंबर दिस एरिया आफ्टर एंड ऑफ द ओटी कंसिडर्ड एज द मोर कंटामिनेटेड, बिकॉज यहाँ पेशेंट का ब्लड लगा होगा, पेशेंट के सिक्रेशंस होंगे, सब कुछ इसी एरिया में होगा। लेकिन ये जो एरिया है ये क्या है, लेस कंटामिनेटेड है, और हमेशा हमें लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाना है यहाँ पे। तो अगर आप इधर से इधर ले जाओगे तो इन्फेक्शन बाहर फैल जाएगा, सो इसीलिए हम हमेशा पहले पेरिफेरल वॉल क्लीन करेंगे, देन फ्लोर एंड देन लास्ट में क्या करेंगे ओटी टेबल जो है वो एंड में करते हैं। सो क्लीनिंग विल बी फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर एंड एंड में क्या करना है आपको, आपकी ये टेबल जो पेशेंट का टेबल है, बेड है, ओटी टेबल, वो आपको एट द लास्ट आपको क्लीन करना है। नेक्स्ट जो कुछ बेसिक चीजें होती है जो ओटी के अंदर आपने देखी होगी, लाइक जैसे ओटी का कलर, कलर सब जानते हैं। जैसे वॉल के बारे में हमने बात किया कि वॉल जो होती है कॉर्नर पे वॉल होती है, ओटी का कलर, कलर कौन सा करते हैं ओटी में, लाइट ब्लू, बस लाइट ब्लू होता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन नहीं होता है, नो, ग्रीन इज आल्सो देयर, ग्रीन कलर भी होता है ओटी में, गाउन में कलर भी होता है ग्रीन, आपने नहीं देखा होगा बट मैंने देखा है। सो ग्रीन भी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द ब्लू कलर, जो हम बात कर रहे हैं लाइट ब्लू कलर। जुगाड़ वाली ओटी की बात नहीं कर रहा हूं, कन्वेंशनल ऑपरेशन थिएटर में तो कुछ भी नहीं होता है, वहां तो घर का व्हाइट पेंट वही होता है, टाइगर लगी हुई आदि, तो आदि पे कलर किया हुआ, वो बात नहीं कर, हम बात करें किसकी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एमओटी की। सो वहां पे जो कलर होता है लाइट ब्लू कलर, एंड आई थिंक जो पहले जो क्लास है उनको पता होगा व्हाई लाइट ब्लू कलर इज देयर, क्यों होता है लाइट ब्लू, ब्लू कलर इज है आपकी आंखों के लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा है, द बेस्ट कलर फॉर योर आईज है, जो सबसे सुकून प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाइट कलर, द बेस्ट वन इज द व्हाइट कलर। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम घरों में प्रीफर करते हैं व्हाइट सबसे ज्यादा। आजकल तो हम रंग रंगीले हो गए इसलिए बात अलग, बाकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस क्या होती है, व्हाइट कलर। क्लोथिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो ओल्ड टाइम में जितने भी क्लोथिंग्स होते थे मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग्स आर इन व्हाइट कलर, स्पेसिफिकली मेल में तो व्हाइट ही आता है, और इन राजस्थान भी ओनली व्हाइट क्लोथिंग्स। जो ओल्ड लोग जो आप देखोगे कभी तो कुर्ता पजामा धोती जो भी पहनते हैं साफान सब व्हाइट ही होता है, क्योंकि वो आंखों के लिए क्या होता है, बेस्ट, आंखों को सुकून देता है, क्योंकि उससे रिफ्लेक्शन लाइट का एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन नहीं होता है, आईज इरिटेट नहीं होती है। लेकिन ओटी में व्हाइट कलर नहीं कर सकते। सो हाँ, इसका रीजन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब एक सर्जन सर्जरी करता है तो पहला थिंग होता है कि सर्जन की पहली चॉइस कि उसको खून दिखना तो चाहिए, हाथों में खून लगना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो इरिटेट होता है, एंजाइटी में जाता है, पेशेंट की लाइफ का सवाल है वहाँ पे। सो सर्जन को रेड चाहिए लेकिन ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए, वहाँ पे खून खराबा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे तो हैंड में ग्लव्स व्हाइट, उन पे खून लग रहा है वो भी रेड हो रखे हैं। हमारे जो गोज मॉप जितने भी आते हैं वो सारे व्हाइट होते हैं, सो उनमें भी ब्लड लगेगा रेड। उसके बाद आपने कलर और ड्रेप्स जो है ओटी के ड्रेप, पेशेंट के ड्रेपिंग का मतलब जो हम क्लोथिंग्स लगाते हैं स्टाइल बनाने के लिए, वो किस कलर में आती है, ग्रीन कलर में। मान लो वो भी व्हाइट, आपने व्हाइट अच्छी लगती है आंखों को, वो लगा दो, व्हाइट लगा दी, दीवार का कलर भी व्हाइट। सो जब सब कुछ व्हाइट होगा और उस पर जब ब्लड लगेगा तो व्हाइट के ऊपर जब रेड लगता है तो बहुत शाइन लगता है आपको, बहुत चमकेगा वो। लेकिन जब आप ग्रीन कलर की बात करेंगे तो ग्रीन के ऊपर वो कैसा दिखेगा, तो आप ग्रीन के ऊपर रेड डालेंगे तो वो ब्लैक दिखेगा आपको, सो वो रेड नहीं दिखेगा। और रेड नहीं दिखने से आपकी साइकोलॉजी थोड़ी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस कम रहेगा, आपको लगेगा खून नहीं है तो काला काला कुछ और होगा, सो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस थोड़ा क्या रहेगा, कम। इसीलिए कलर क्या रखा गया, व्हाइट नहीं रखे, उसकी जगह रखा गया ब्लू, और क्लोथिंग्स का कलर ग्रीन, कपड़े व्हाइट पहन के फिर सर्जरी करो, ऐसे होली में नहाता है जैसे लाल लाल पूरे चारों, ठीक है। तो इसीलिए ओटी के अंदर और जो भी क्लोथिंग्स आते हैं उन सब का कलर आइदर ग्रीन और आइदर ब्लू, इसके अलावा कोई तीसरा कलर नहीं होता है। आप जहां भी जाओगे देखोगे दो कलर के अलावा कोई कलर नहीं होता। सो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ओटी हम क्या करेंगे, सो क्लीन ऑल द टेबल टॉप सिंक्स डोर हैंडल्स विद लो डिसइंफेक्टेंट, क्लीन द फ्लोर विद डिटर्जेंट मिक्स्ड विद वार्म वाटर, एंड फाइनली मॉप विद डिसइंफेक्ट लाइक फिनोल इन कंसंट्रेशन ऑफ 1:10। तो ज्यादा इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता है ओटी की क्लीनिंग में। हमें सिर्फ जो भी इक्विपमेंट जो यूज आए हैं, चाहे टेबल हो या फ्लोर हो, सारे पे जहाँ ब्लड लगा है तो उनको क्लीन करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है। और इसके लिए नॉर्मली जो आपका डिसइंफेक्टेंट आपको जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, एवरी हॉस्पिटल हैज डिफरेंट डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट, अलग अलग सबके पास हो सकता है, तो आप वो यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मॉपिंग करेंगे। और लास्ट में क्या करना है, फिनोल या कुछ हॉस्पिटल में डेटोल या कुछ और अगर किसी के पास हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो जो भी देते हैं उससे आप मॉपिंग लास्ट में कर देंगे। खुशबू पूछ रही है हमसे कि सर जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी फॉर्म फिल करे या नहीं, तो भाई ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर आपके नॉलेज पे और दूसरा फैक्टर आपकी फाइनेंशियल स्टेज पे। अगर पैसे बहुत सारे हैं तो भर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और दूसरा है आपका नॉलेज, जैसे मैंने बोला था लास्ट एग्जाम में कि आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने एचआईवी पढ़ा वही आता है ना, बोलो सर मेरा तो सिर्फ 2% सिलेबस हुआ है, लेकिन वहां 2% से ही सिलेक्शन हो जाएगा, दिखा नहीं देगा लास्ट एग्जाम में। तो यही चीज की आप जब एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पे हो सकता है 180 एमसीक्यू जो है आपने जो पढ़ा उसी में से आ जाए,
तो इसीलिए आप 2 महीने कोचिंग या 3 महीने कोचिंग करके भी सेलेक्ट हो जाओगे। तो वो सारा मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, वो सब पेपर बनाने के वाले हाथ में है। हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर 3000 रुपीज लग के भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आई थिंक वो ज्यादा लॉस नहीं है। और अगर 3000 से आप रह भी जाते हो तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, उसमें कुछ लॉस नहीं होगा। तो अगर पॉसिबल है तो फॉर्म फिल करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो फॉर्म फिल करें और देखें, बाकी आपकी चॉइस है। मूव करेंगे। यस। और फॉर्म फिल करना ही, अगर आपको लगता है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुझे एग्जाम देना है या ऐसा कुछ करना है, तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आप फॉर्म फिल कर, 2-3 पेज पहले ऐसा हुआ था कि फॉर्म फिल का बहुत सारों ने, उसमें पूछते रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सबने नंबर डाल दिया 0000। और जब उन्होंने 00 डाला तो एमसी ने बोल दिया आप ही 0000 रिजेक्टेड, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यू आर नॉट हैव एनी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उनको पता नहीं है। तो अगर आपको फॉर्म फिल भी करना नहीं है तो उसमें नंबर डाले, कुछ भी डालो 1 3 5 7 4, कुछ तो डालना, पर नंबर ही डालना है, 00 नहीं डालना है, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ध्यान रखें। यस। और दूसरा एक और चीज, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो कैटेगरी से फॉर्म भर देता हूँ, पीएच हूँ, या फिर ये नहीं सुनाई नहीं देता है, या ऐसा कुछ नहीं, अंधा हूँ, ऐसा कुछ सोच के फॉर्म भर देते हैं। तो आजकल क्या एमसी ने अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है, पहले वाला सॉफ्टवेयर अलग था और अभी अलग है। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया सीआरई में, उसी सेम आईडी पासवर्ड से नॉट सेट का फॉर्म भी भरा जाएगा, वही आईडी पासवर्ड यूज होगा जो अभी आपने यूज किया था, उसी के अंदर फॉर्म नंबर 2 आएगा जिसमें नॉट सेट का होगा। और अगली बार भरोगे अगर जरूरत पड़ी तो फॉर्म नंबर 3 भी उसी में आएगा, वो एक ही आईडी पासवर्ड रहेगा। तो उसमें कैटेगरी में भी चेंज हो सकती है, बट आपके फॉर्म उसमें सेव्ड है। एक बार आपने जनरल से भरा है और एक बार आप भर रहे हो पीएच से, जनरल से सीधा पीएच में कैसे आ गए? फिजिकल हैंडीकैप चल तो नहीं, वहां सेंटर में जाके ऐसे चल रहा है, लगेगा नहीं आप पीएच हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे चलने का, कैसे चलता है पीएच। तो देख ले अपने हिसाब से, बाकी होप और बेस्ट ऑलवेज। नेक्स्ट, डोर। डोर देखे सबने? ओटी के डोर। सो ऑपरेशन थिएटर का जो डोर होता है, मैंने बोला था ओटी के अंदर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्फेक्शन प्रिवेंशन में क्या होता है, रोल होता है। सो डोर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहला रोल तो है कि वो बाहर से बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं आने देता है, बंद रखता है बेचारा, तो वो अंदर कैसे आएंगे? सो पहला लिखा है कि डोर की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, सो इट शुड बी 1.5 मीटर वाइड डोर। ये 1.5 मीटर रखा गया, उसका रीजन है कि जो बेड होता है, बेड की जो विड्थ होती है वो लगभग होती है 1 मीटर नियर बाई। तो आपको कम से कम इतना विड्थ रखना है कि बेड के बाद एक पर्सन इधर और एक पर्सन इधर खड़ा हो सके और उस बेड के साथ में गेट से बाहर निकल सके। ऐसा नहीं हो बेड और गेट बिल्कुल फिक्स, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, थोड़ा सा भी इधर किया तो टच होगा। अब बेचारे पेशेंट को अगर आपको वेन सर्किट से वेंटिलेट करना है, वो भी करना है, तो आप कहां खड़े होंगे? फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, पेशेंट को पहले बाहर निकालो, फिर आप जाओगे पकड़ के दौड़ के जाओगे। तो इसीलिए हमेशा दोनों साइड में गेट रहे, उसके कितने विड्थ रखते हैं नियर बाई 1.5, दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम कितनी भी रख दो भाई, आप 10 मीटर रखो, आपके पास इतना बड़ा है तो रख दो 10 मीटर, पर मिनिमम कितना होना चाहिए 1.5। डोर शुड बी साउंड प्रूफ एंड रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसी चीजें होती है ओटी के अंदर जो बाहर नहीं आनी चाहिए, और कुछ ऐसा कुछ बाहर होता है जो अंदर नहीं जाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जब हम सर्जरी करते हो कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत काट दिया, तो वो नहीं पता, किसको क्या पता किसने क्या काटा, लेकिन फिर हम अंदर ही, लाइक मैं असिस्ट कर रहा हूँ, एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, वो कुछ कर रहा है और मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया इसने काट दिया है, और उसको भी पता है मैंने काट दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको बंद ही करेंगे और क्या, जो भी वेसल्स कटा या नर्व कट गया तो उसको बस वही कट गया तो कट गया, कुछ नहीं कर सकते। फिर हम अंदर ही बातें कर रहे होते हैं, वो आज तो गया तो, और यही उधर अंदर से साउंड सीधी बाहर रिलेटिव को जा रही है, आज तो कट गया, अब क्या होगा? रिलेटिव सीधा डंडा लेके अंदर आ जाएंगे, कहाँ काट दिया हमारे पेशेंट के। तो इसलिए हमें साउंड डोर, जो भी वॉल्स होगी वो सारी साउंड प्रूफ होती है, उससे कुछ भी साउंड बाहर नहीं जाता है, एक्सेप्ट ओनली डोर बचा है। डोर को भी कैसा रखना है? साउंड प्रूफ होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो रहा है बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। और यस, और बाहर आउटसाइड हो सकता है बहुत सारे लोग, नर्सिंग स्टाफ, अदर स्टाफ बहुत सारे होंगे जो बातें कर रहे होंगे, वो साउंड अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे सर्जन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सो इसलिए साउंड प्रूफ होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज रेडिएशन रेजिस्टेंस। जब हम ओटी के अंदर सीआर मशीन यूज करेंगे, एक्सरे मशीन यूज करेंगे, रेडिएशन एक्सपोज करेंगे, तो उस टाइम बहुत सारी रेडिएशन रेजिस्टेंस बनती है। अगर डोर नहीं बनाया तो बेसिकली डोर के बाहर खड़े होकर सारे देख रहे होते हैं ऐसे, और रोली को क्या मिल रहा है? सारा रेडिएशन का एक्सपोजर मिल रहा है। तो हमें इसको भी रेडिएशन रेजिस्टेंस बनाना है कि इससे रेडिएशन बाहर नहीं आ सके, तो उसके लिए इसमें लेड लेयर लगाई जाती है ताकि रेडिएशन एक्सपोजर को प्रोटेक्ट कर सके, रेजिस्टेंस शो करे। एंड वन मोर थिंग इज फायर प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस। हमें हमने पढ़ा था, याद होगा जब हम फायर की बात करते हैं तो एक स्पेशल फॉर्मूला याद है सबको, रेस एंड पास, याद है? सो रेस के अंदर सी जो था RAC, सी फॉर कन्फाइन और कंटेन एयर, उसको घर में रूम में बंद करना है। अब बंद कैसे करेंगे? दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद करते दरवाजा ही पहले जल रहा है सबसे पहले। भाई फायर दीवारों में तो आग लगेगी नहीं, आग किस पे लगेगी? जहाँ पे वुडन होगा वहीं पे। सो वुडन क्या है? गेट है। अब गेट ही जल जाएगा तो वहां से सारी फायर कहाँ चली जाएगी? बाहर, और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें डोर ऐसा लगाना है कि अगर अंदर आग लग भी जाए तो वो डोर नहीं चले। आज जो प्लाईज और जो भी मटेरियल आता है वो फायर रेजिस्टेंस आते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं, तो हम यूज करेंगे, उससे फायर रेजिस्टेंस रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट दिस डोर इज स्लाइडिंग टाइप ऑफ डोर। ऑब्वियसली जो डोर होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो नॉर्मली जैसे हमारे पास ये डोर लगा, हिंज डोर है, इसको ऐसे खोलना पड़ता है, हिंज वाला डोर। लेकिन ऐसा डोर ओटी में नहीं होना चाहिए। आप ऐसे डोर को फिर स्क्रब होकर आगे हम कैसे खोलेंगे? धक्का लगा रहे हैं, खुल नहीं रहा है, होता है ऐसे। हमारे पास पुराने डोर ऐसे ही थे, या तो हम पैर लगा के उसको कर रहे होते थे, या फिर इसी तरह से कर रहे होते थे, फिर भी हाथ कहीं लग ही जाता, फिर वापस वॉश होने जा रहे थे, या फिर किसी को बोलते थे भाई गेट खोल दे, फिर वो खोल रहा है, फिर हम अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब मुडला रोटीज के अंदर क्या है कि स्लाइडिंग डोर एंड सेंसर बेस्ड होते हैं। डोर किस पे बेस्ड होते हैं? सेंसर बेस्ड। आपको अपना हाथ दिखाना है, हाथ दिखाते गेट ओपन, अगर हाथ से नहीं हो तो पैर मारे से नीचे बटन होता है, वो मार दे फिर ओपन, तो आप उसके थ्रू क्या करेंगे? अंदर जाएंगे। तो ये स्लाइडिंग डोर होना चाहिए। इस डोर के ऊपर ग्लास कट आउट फॉर विजिबिलिटी, जैसे इस पिक्चर में दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये ग्लास होता है, ग्लास इसमें सारे ऐसे देखते रहते हैं अंदर क्या हो रहा है, नहीं देखा कभी ऐसा? जो भी कभी ओटी में गए होंगे तो अंदर जाने से डर लगता है, तो उसी ग्लास में चुपके से देख रहे होते हैं अंदर क्या हो रहा है, जैसे पता नहीं अंदर कुछ बहुत कुछ। सो ये ग्लास कट बात करें, ये मैं बोल रहा था, दिस इज द सेंसर, दिख रहा है, ये हाथ दिखाते ही खुल जाता है, इससे नहीं खुलता, ये दो बटन लगा के, ये तो एल्बो के लिए और ये पैर के लिए, ऐसे मारते खुल जाता है इसमें। सो ये हम यूज कर सकते हैं। चलिए, देख लिया क्यों लगाते हैं ग्लास कट, क्यों लगाते हैं? भाई बोलना नहीं है किसी को। नीचे लिखा ना सबसे नीचे, ग्लास कट आउट फॉर विजिबिलिटी।
क्यों होता है ऐसा? वो फोटो में दिख रहा है ग्लास, क्या पर्पज है इसका? नहीं पता, देखने के लिए तो होता है ना, कम से कम देख सकते हैं अंदर से, नहीं होता है? देख सकते हैं, वही पर्पज है। बैठ जाओ। हाँ हाँ बताओ भाई, क्या पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ग्लास कट आउट फॉर विजिबिलिटी? है विजिबिलिटी है, उस पर्पज के लिए लगाया पेड़ है। उससे क्या होगा, उससे विजिबिलिटी से क्या होगा? देख सकते हैं, विजिबिलिटी से देख सकते हैं, बैठ जाओ। हाँ जी, बताओ क्या पर्पज है, व्हाट इज द पर्पज फॉर दिस ग्लास? फर्स्ट लास्ट है, है अंदर से बाहर दिख जाती है। अंदर वाले तो कभी ग्लास में नहीं देखते, बाहर वाले देखते सारे से हमें, हम तो अंदर से कभी देखते ही नहीं है, देखते हैं? हाँ तो उससे क्या होगा, उसके लिए लगाया केवल ग्लास। बैठ जाओ। तो हाँ, सो बेसिकली मैंने बोला था ओटी के अंदर कोई भी मैकेनिज्म अगर यूज किया जा रहा है तो उसका, जैसे हमने बोला था कि वॉल जो होती है वो कॉर्नर फ्री होती है, तो उसका पर्पज यानी सफाई अच्छे से होगी, उसका मेन गोल क्या है, मेन पर्पज क्या है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन। वो इन्फेक्शन में आपकी हेल्प करेगी, वैसे ये देखने के लिए काम आएगा, ग्लास से तो दिखेगा ही, बट उससे होगा क्या? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं अंदर हूँ, किसी ने आपसे बोला कि पता करो आरसी को माउस कर या सर्कुलेटरी है, अब आप आए, ये डोर पे ग्लास नहीं लगा हुआ है ही नहीं, ऐसे पूरा बंद है। लाइक जब हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, लाइक जिसमें हमें कुछ दिखाना नहीं होता तो हम अंदर पेपर लगा देते हैं, तो ऐसे लगा दिया। अब आपको देखना है कि मैं स्क्रब हूँ या सर्कुलेटरी, तो क्या करोगे? गेट ओपन करोगे, अंदर जाओगे, चेक करोगे, हाँ स्क्रब है, फिर जाके बोलोगे यस स्क्रब है। जब आप अंदर आओगे तो अपने साथ एयर तो अंदर नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव प्रेशर नहीं है, पॉजिटिव प्रेशर है, बट आप तो अंदर आओगे, और आप कहां से आए हो? बाहर से, तो अपने साथ में कुछ तो लेके आओगे और वो वहां डाल के जाओगे, तो उससे क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। सो टू प्रिवेंट दिस ट्रैफिकिंग, ओटी में हम इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग, इन एंड आउट जो मूवमेंट होता है ट्रैफिकिंग। सो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस ग्लास से देखोगे ऐसे स्क्रब है, वापस चले गए, ना आपको अंदर आना पड़ा, ना ही बैक्टीरिया को अंदर आना पड़ा, ना ही इन्फेक्शन हुआ। सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस ग्लास कट आउट फॉर विजिबिलिटी। सो क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टेबल तो सब जानते हैं, टेबल में लिखने के लिए कुछ नहीं है, फोटो है, पिक्चर है बस, ये पिक्चर देखो। तो बेसिकली ये जो टेबल होती है ऑपरेशन थिएटर टेबल, इट्स नॉट ओनली टेबल और नॉट ओनली बेड, इट्स मतलब अगर हमें घर पे मिले तो मजे आ जाए, ऐसा वाला है। पैर तो ये पैर ऊपर करना है, बटन दबाते ही ऐसे, इसको इधर करना है, बटन दबाते ही ऐसे, हाथ ऊपर करना है ऐसे, जो चाहे हेड ऊपर करना है, पैर लगाना पड़ेगा आपको, बटन दबाते ही ऐसे, थोड़ा ऐसे होना है, बटन दबाते ही पूरी टेबल ऐसे। सो दिस इज अ मल्टीपर्पज टेबल। इस टेबल की अगर हम बात करें तो इट्स वेरी कॉस्टली टेबल, नियर बाई 50 लाख इसका पैसा होता है, 50 लाख की आती है, ज्यादा से ज्यादा महंगी नहीं है हॉस्पिटल के व्यू में, बट फिर भी हमारे व्यू में बहुत कॉस्टली है, हॉस्पिटल वालों को क्या फर्क पड़ता है? दिस इज पार्ट जिसपे पेशेंट क्या करेगा, सुपाइन पोजीशन में सोएगा। अब आपको इसमें वेरियस पोजीशंस के लिए इसमें वेरियस सपोर्ट सिस्टम दिए गए, जैसे सबसे नीचे दिया गया है दिस इज द फुट सपोर्ट, पेशेंट के पैर यहाँ रहेंगे। सो पेशेंट को अगर हम रिवर्स टेंडर में देंगे तो पेशेंट स्लिप होकर नीचे नहीं गिरेगा, पैर ऐसे सपोर्ट रहेंगे। दिस इज द साइड सपोर्ट जो यहाँ रहेंगे। सो अगर हम लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल करेंगे तो पेशेंट नीचे नहीं गिरेगा, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम। एंड दिस टू आर द शोल्डर सपोर्ट, जहाँ पे यहाँ रहेंगे दोनों, तो अगर हम टेंडर में पोजीशन देंगे तो पेशेंट फॉल आउट नहीं होगा, गिरेगा नहीं, फॉर दैट पर्पस। दिस टू आर इधर और एक उधर दिया हुआ है, दीज आर द हैंड रेस्ट, जिसके ऊपर आपके हैंड रेस्ट करेंगे। ये दोनों ऊपर लगा रखी है, बेसिकली नॉर्मली हम इनको लगाते नहीं है, पिक्चर में दिखाने के लिए लगाई है। ये है जिनको हम बोलते हैं लेगिंग्स, वो बोलते हैं लेगिंग्स, और ये यूज होती है लिथोटोमी पोजीशन के लिए। जब आपको लिथोटोमी करनी है तो ये वाला जो पार्ट यहाँ से ये खुल जाएगा, ये हट जाएगा, और दोनों पैर को आप ऐसे रखोगे तो आपका लिथोटोमी पोजीशन बन जाएगा। सो दीज आर द लेगिंग्स फॉर लिथोटोमी पोजीशंस। इट्स अवेलेबल इन बोथ फॉर्म, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक, रिमोट से भी होता है, कभी रिमोट खराब हो गया, लाइट नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, तो आप पैर से भी इसको चला के इधर उधर मूवमेंट सारा कर सकते हैं, दोनों में ये अवेलेबल होता है। सो दिस इज द टेबल। लाइट, लाइट देखिए, जो सीलिंग लाइट्स होती है ओटी के अंदर, इनके अंदर और जो हमारी नॉर्मल लाइट्स होती है इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो ओटी लाइट्स होगी, अगर आप उन लाइट्स की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, लाइक इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। इनकी इंटेंसिटी तो इतनी है कि यहाँ से नीचे तक भी आपको थोड़ा अंधेरा दिखेगा, दो लाइट और लगाओगे, इसको भी चला दो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी ओटी लाइट हम एक लाइट चलाते हैं उसमें पूरा सर्जरी अंदर दिखा देता हूँ, फुल इंटेंसिटी होती है। सेकंड थिंग, जो लाइट होती है इनको हम बोलते हैं शेडो फ्री लाइट। दूसरा क्या इनका स्पेसिफिक पॉइंट है, शेडो फ्री। लाइक जब हम ये लाइट तो ये भी शेडो फ्री आती है, इनमें भी नहीं बनती है, लेकिन जब हम पुराने टाइप के बल्ब होते थे, देखा है उनके पीछे आप पड़े होते थे, ऐसा आपका फोटो दिखता था, फिर आप उसमें खेलते रहते थे ऐसे करके, नहीं बचपन में होता था ना ऐसे, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बना के अंधेरा, तो वो जो शेडो बनता है वो बनता है हमारे जो पुराने वॉट वाले बल्ब आते थे उनमें। इन लाइट्स में शेडो नहीं बनता है, तो ओटी लाइट भी कैसी होती है, शेडो फ्री, क्योंकि आपके ऊपर से लाइट आएगी, आपका हेड अगर तो सर्जरी में बनेगा तो फिर सर्जरी कैसे करेंगे? सो आपको कौन सी लाइट चाहिए? शेडो फ्री। सो व्हाइट लाइट स्पॉटलेस या शेडो फ्री। इंटेंसिटी, तो यहाँ पे दो इंटेंसिटी लिखी हुई है, 4000 एंड 8000, जैसे ये कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं सुपरफिशियली, तब हम इंटेंसिटी रखेंगे 4000 ल्यूमिनेक्स, लाइट को मेजर करते हैं हम इंटेंसिटी को ल्यूमिनेक्स में। और अगर आप डीप यहाँ पेल्विस में डीप जाके सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो डीप में जाने पे कितनी इंटेंसिटी चाहिए आपको? 8000 ल्यूमिनेक्स। तो इसमें बटन होता है प्लस और माइनस का, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में आता है ना ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए, वैसे ही लाइट में भी होता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा हो सकती है, तो वो हम कर सकते हैं। मूवेबल एंड एडजस्टेबल, एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है, जैसे अगर आपने पुरानी ओटी का पिक्चर देखा तो उसमें देखा एक फिक्स ऐसे बल्ब हैंग कर रखा था, और वहां पे टेबल भी फिक्स थी, वो कहीं हिलती नहीं थी। अब आजकल क्या है कि एक ही टेबल पे हम मल्टी पार्ट की सर्जरी कर सकते हैं, लाइक हेड के लिए अलग टेबल नहीं आती है, एब्डोमेन के लिए अलग टेबल नहीं है, लेग के लिए अलग टेबल नहीं है, सबके लिए वही टेबल है। टेबल भी मूवेबल होती है, प्लस लाइट भी क्या होती है, मूवेबल एंड एडजस्टेबल होती है। अगर आपने ये फिक्स ये लाइट लगा दी, आपको हेड में सर्जरी करनी है तो आपने यहाँ फिक्स कर लिया, अब हेड से आपको इधर आना है एब्डोमेन पे, तो आप क्या करेंगे, लाइट तो फिक्स है, फिर टेबल को उठा के थोड़ी आगे कर रहे हैं, फिर बोले मजा नहीं आ रहा, थोड़ी वापस इधर करो। सो वो पॉसिबल नहीं है, टेबल को बार बार मूव करना नॉट पॉसिबल, तो हम किसको मूव कर सकते हैं, लाइट्स को, ये एंगल है, इसको होल्ड किया, ये चारों तरफ घूम जाती है, तो आप इसको इजीली फिक्स जहां पे चाहिए वहां रख सकते हैं। So this is the lightning system. Clear? Next. Move करें? Next.
एनेस्थीसिया मशीन देखा किसी ने मशीन, एनेस्थीसिया मशीन। सो बेसिकली आगे हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। पेशेंट को सेडेट करने के लिए, बेहोश करने के लिए हम दो टाइप से ड्रग दे सकते हैं, एनेस्थीसिया दे सकते हैं। वन वी कैन गिव इंट्रावेनस, जो हम सिस्टमिक रूट से देते हैं, आईवी, दैट इज वन वे। सेकंड इनहेलेशन रूट, जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एलओआई में आप एब्जॉर्ब करके दे सकते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी पिक्चर्स में, यहाँ पे वो ऐसे रुमाल पे कुछ ऐसे करते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, वो वहीं पे सो जाते हैं और फिर उठा के ले जाते हैं, क्लोरोफॉर्म। वो एक टाइप का एनेस्थेटिक ड्रग है। सो वो कहां से एब्जॉर्ब हो रहा है? थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन एलओआई। सो वी हैव टू टाइप ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, इंट्रावेनस और इनहेलेशन। आईवी तो हम कैरोला से लगाएंगे, बट इनहेलेशन को कैसे देंगे इनहेल करवाने के लिए? तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा थ्रू द एटी ट्यूब या ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, और उसमें हम क्या करेंगे, जो एयर वेंटिलेटर के थ्रू अंदर जा रही है उसी में उस ड्रग को मिक्स कर देंगे, जिससे पेशेंट को क्या मिलेगी, वो ड्रग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, मशीन बनाया, और उस मशीन का नाम क्या रख दिया, एनेस्थीसिया मशीन। ये मशीन क्या करेगी, तो इसका काम, पहला काम है पेशेंट को वेंटिलेट करना, इसके अंदर वेंटिलेटर होता है इनबिल्ट। दूसरा काम, इसके पास वेपराइजर्स होते हैं जिसके थ्रू एनेस्थेटिक गैस देती है, जिससे पेशेंट बेहोश होगा। तीसरा, इसके पास कार्डियक मॉनिटर होता है, जिससे कार्डियक मॉनिटरिंग करती है। तो तीनों एक साथ होंगे इसमें। ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया मशीन। An anesthesia machine is a medical device used to generate and mix a fresh gas flow of medical gases. मेडिकल गैसेज यानी जो हम मेडिकल एयर देते हैं या मेडिकल ऑक्सीजन देते हैं, वो सारी मेडिकल गैसेज, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन या एयर, एंड इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग यानी बेहोश करना, एंड मेंटेनिंग यानी उसको लंबे टाइम तक मेंटेन रखना एनेस्थीसिया के इफेक्ट को। दैट मशीन इज नोन एज एनेस्थीसिया मशीन। ये जो मशीन है, ये सबसे पहले एक पर्सन थे जिनका नाम था बोयल्स गैस्किन, जिन्होंने 1917 के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, और इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, बोयल्स मशीन। मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप इज यूज इन द कंटीन्यूअस फ्लो एनेस्थेटिक मशीन और बोयल्स मशीन। सबसे ज्यादा यूज होने वाली मशीन, तो आंसर क्या है, बोयल्स मशीन। सो मोस्ट कॉमन मशीन इज बोयल्स। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन यूज इज द कंटीन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन, मतलब कोई दूसरे टाइप की भी होती है, तभी तो कंटीन्यूअस फ्लो यहाँ पे। सो दो टाइप की होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन, वन इज कंटीन्यूअस फ्लो मशीन, और एक होती है इंटरमिटेंट फ्लो मशीन, इंटरमिटेंट फ्लो मशीन। कंटीन्यूअस फ्लो में क्या होगा कि इट विल प्रोवाइड एनेस्थेटिक गैस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब गैस बाहर भी निकल रही है उस टाइम भी एनेस्थेटिक गैस कहां जाएगी, अंदर जाएगी, दोनों ही टाइम ये ड्रग डिलीवर करेगी लंग्स के अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस फ्लो मशीन। लेकिन इंटरमिटेंट में क्या होगा, ये सिर्फ इंस्पिरेशन होगा तब तो ड्रग अंदर डिलीवर करेगी, एक्सपिरेशन के टाइम डिलीवर नहीं करेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फ्लो मशीन। तो मोस्ट कॉमन हम कौन सी यूज करते हैं, कंटीन्यूअस फ्लो, इसी का नाम क्या है, बोयल्स मशीन। इट वाज डिस्कवर्ड और इंट्रोड्यूस्ड बाय द गैस्किन बोयल्स इन 1917। सबसे पहले इन्होंने इसको बनाया था। जब इन्होंने मशीन बनाई तो कैसी थी, तो ये कुछ ऐसी दिखती थी। जब इन्होंने मशीन बनाई तो उस टाइम इतनी ज्यादा सर्विसेज और सप्लाईज हमारे पास नहीं थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो इन्होंने कुछ रिसोर्सेज में ये बना दिया। जैसे यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं था, तो इन्होंने क्या कर दिया, एम्बो वाला बेग से इन्होंने मैनुअल वेंटिलेटर बना दिया, हाथ से वेंटिलेट करेंगे इसमें। उस टाइम गैसेज सेंट्रल सप्लाई से नहीं आती थी, इसलिए इन्होंने सिलेंडर लगा दिया, दिख रहा है व्हाइट सिलेंडर, सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर जिन पे व्हाइट टॉप एंड नीचे ब्लैक होता है, ऑक्सीजन लगा दिया। उसके साथ में इसके अंदर जैसे चैम्बर यहाँ पे लगा नहीं रखे, बट जो हमारे क्या बोलते हैं वेपराइजर्स है वो इन्होंने लगा दिया इसमें, और साथ में एक चैम्बर यहाँ पे और लगा दिया ये। सो भी क्या, मैं भी दूसरी मशीन दिखाता हूँ आपको। आज की जो मशीन है वो कुछ ऐसी होती है। दिस मशीन हैज, यहाँ पे कार्डियक मॉनिटर भी नहीं है, तो आपको कार्डियक मॉनिटरिंग अलग से रखना पड़ेगा। इसके साथ में क्या है, कार्डियक मॉनिटर, इसके साथ में वेंटिलेटर, इसके साथ में वेपराइजर, सो सब कुछ एक ही साथ है। ये जो चैम्बर में बोल रहा था, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। दिस इज नोन एज, इट इज सोडा लाइम। इसमें क्या होता है, सोडा लाइम, सोडा लाइम इज सब्सटेंस जो इसमें भरा होता है। और ये सोडा लाइम क्या करता है, ये जो लगा रहता है, ये लगा रहता है एक्सपिरेटरी वाल के ऊपर, जिससे गैस क्या होगी, एक्सपिरेट होगी, उस वहां पे जो वाल होता है उसी के ऊपर क्या लगा रहता है, सोडा लाइम। तो जैसे ही गैस बाहर आएगी, गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2, और मेन गैसेस हमारी दो ही हम पढ़नी है, ऑक्सीजन एंड CO2। तो जैसे ही ऑक्सीजन और CO2 बाहर आएगी, ये सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है, सोडा लाइम अब्सॉर्ब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और अब आपके पास गैस में क्या बचेगा, हवा में ऑक्सीजन। तो इसलिए पेशेंट को हाई कंसंट्रेशन में क्या दी जा सके, ऑक्सीजन, इसलिए क्या लगाया जाता है, सोडा लाइम। तो अगर पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोडा लाइम, आंसर इज इट अब्सॉर्ब द CO2 गैस इन एक्सपिरेटरी एयर जो है उसके अंदर, और उससे क्या होगा, पेशेंट को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। इन 2019 और 20 आई थिंक जो था, उसमें क्वेश्चन आया था, इसका पिक्चर आया था ऐसे, और पूछा था इसके अंदर क्या भरते हैं। तो इसके अंदर भरने से पहले 90% ने देखा ही नहीं क्या है, देखा ही क्या है। सो ये रिलियंस में आया था, पिक्चर पूछा था व्हाट ड्रग्स इज यूज्ड इन दिस। सो ये जो होता है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द वेपराइजर। वेपराइजर, वेपराइजर का मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग को फ्यूम या वेपर में कन्वर्ट करता है, भाप बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजर। एंड जो हमारे पास एनेस्थेटिक ड्रग्स आती है, हर एक ड्रग का जो कन्वर्सन होता है लिक्विड से जो आपके वेपर में, उसका टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है। कुछ ड्रग्स 30 डिग्री पे होगी, कुछ 55 पे होगी, कुछ 100 पे होगी, सबका अलग अलग होता है। इसलिए आपको हर एक ड्रग के लिए क्या चाहिए होगा, सेपरेट वेपराइजर चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सारी ड्रग किसी एक में डाल दो काम चला लो, नहीं होगा। आप जो स्पेसिफिक वेपराइजर है उसमें वही ड्रग लगेगी। इसलिए इसका क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि कौन से वाले में कौन सी ड्रग डालते हैं। तो हमें मेनली तीन याद रखना है जो ड्रग्स होती है, सीओफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड डेसफ्लोरेन। जो तीन मेन, आगे मैं पैसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी तक याद रखने के लिए सीओफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन। और सिंपली याद क्या रखना है, हाँ यस, सबको पता नहीं है, यस बीडी पी, पिलानी नहीं है, आपको बस याद रखना है बीडी पी। वाई फॉर येलो, एस फॉर सीओफ्लोरेन, बी फॉर ब्लू, डी फॉर डेसफ्लोरेन, पी फॉर पर्पल, आई फॉर आइसोफ्लोरेन। सो यहाँ पे पर्पल दिख रहा है, पर्पल में सिर्फ आइसोफ्लोरेन डालेंगे,
ये येलो दिख रहा है, तो येलो में सिर्फ CO डालेंगे। अगर ब्लू कलर का चाहिए आप, जैसे आपको डॉक्टर बोला डे स्टूडेंट चाहिए मुझे, तो आप इसको निकाल के इसकी जगह लगा देंगे ब्लू वाला और उसमें क्या पढ़ेंगे डे स्टूडेंट। तो मेनली आपको ये 3 याद रखने, बाकी और भी है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। हो गया। एक और जो हम यूज करते हैं एक ही है और कुछ है नहीं ज्यादा, रेड। रेड फॉर हेलोथिन, तो ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अरे बाद में पढ़ाऊंगा, लिखना है, लिख लिया ना, वेरी गुड। चलो कार्डियक मॉनिटर। सो जब 2019 में ये एग्जाम हुआ था दिल्ली एम्स का, 19 और 20 आई थिंक एग्जाम, तो उस टाइम इस कार्डियक मॉनिटर ने अपना पूरा धमाल मचाया था। इस कार्डियक मॉनिटर का पिक्चर आया था, उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे एक पिक्चर में से, 200 में से 6 क्वेश्चन जो सिर्फ इस पिक्चर में से आए थे, और पूछा था कि ये क्या है क्या है। तो इतना सा सिंपल सा पिक्चर था यही, और पूछा ये क्या वो क्या है। तो आपको बेसिकली इसमें जो रीडिंग्स होती है उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी रीडिंग किसको इंडिकेट करता है। तो आई थिंक इजी है सबके लिए, या नहीं पता है। सो रीडिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है जो वन बाय वन आपको देखना है। तो फर्स्ट थिंग आती है, बेसिकली ये सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। हम हार्ट रेट को नीचे ला सकते हैं, इसको ऊपर जो भी ला सकते हैं। वो कभी सीक्वेंस याद रखना कि पहले नंबर पे आएगी वो हार्ट रेट ही होगी, फिर उल्टा हो जाएगा। हम मैं चाहूं तो इसको ऊपर ला सकता हूं, इसको नीचे ला सकता हूं, सो वो नहीं होता है। पर मैं आइडेंटिफिकेशन इसमें बात कर रहा हूं, ये पहले नंबर पे जो है ये, सॉरी यहाँ से हार्ट रेट अगर पूछे कि ये वाला क्या है, तो आपको पहले क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको इधर ग्राफ पे जाना है। सबका क्या देखना है, ग्राफ। जब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिले, तो ये P Q R S और T ऐसा सिर्फ किसमें होता है, हार्ट जब काम करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और ईसीजी में बात करते हैं, और ईसीजी से हम क्या पता चलेगा, हार्ट रेट। तो जब भी आपको ईसीजी दिख रही है, मतलब उसके आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो क्या है, हार्ट रेट होगी। जिस कलर का ईसीजी होगा उसी कलर में हार्ट रेट लिखी जाएगी। जैसे यहाँ ग्रीन कलर में ईसीजी है, तो हार्ट रेट किसमें लिखी है, ग्रीन में। मे भी कुछ को ग्रीन असर पसंद नहीं है तो पर्पल रख सकते हैं, पिंक रख सकते हैं, उनकी इच्छा है। एक रेड को छोड़ के कोई भी कलर रख सकते हैं। तो आपको आगे देखना है कलर, सेम मैचिंग कलर कौन सा है, वही क्या है, हार्ट रेट। तो पहला हो गया, हार्ट रेट तो निकालना इजी हो गया। चलिए आगे की वैल्यू, सेकंड वैल्यू। तो आप देखोगे SpO2 यहाँ लिखा, लेकिन इसका ग्राफ यहाँ है, तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचता इसका आगे लिखा मतलब ये भी हार्ट रेट है। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे हार्ट रेट लिखा है ना यहाँ पे, तो वहां पे हार्ट रेट लिखा होगा ऐसे ये, और ये SpO2 भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, नहीं ये कुछ नहीं होगा। अब आपसे पूछ लिया कि ये क्या है, तो आपका तो आइडिया आप किससे लगाओगे, सर इसका आगे ग्राफ बन रहा है, मतलब ये क्या है, हार्ट रेट। तो मैंने भी बताया आपको कि हार्ट रेट चेक करना है तो आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ में PQRS बन रहा है, तो उसी कलर का वैल्यू ढूंढना है। ये किस कलर में है, ब्लू है, लाइट ब्लू है, लेकिन ये किसमें है, ग्रीन में, मतलब ये हार्ट रेट नहीं है, ये कुछ और है। इन सारी वैल्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ही वैल्यू है जो लगभग 100 के आसपास हो सकती है, टू वैल्यूज व्हिच कैन नियर टू 100। एक तो हो सकती है आपकी हार्ट रेट और दूसरा हो सकता है SpO2। बाकी कोई भी वैल्यू 100 या उसके आसपास नहीं हो सकती। जैसे बीपी सिंगल वैल्यू होगी नहीं, बीपी की तो डबल लिखा होगा, 120/80 ऐसे लिखा होगा। और क्या है, रेस्पिरेशन 100, अगर 100 है तो फिर पर्सन भी 100 गया होगा, वो पॉसिबल नहीं, वो 100 रेस्पिरेशन पे जिंदा है, वो कभी 100 नहीं हो सकता है। CO2 का लेवल 35 to 45 है, अगर 100 पहुंच गया तो ऑलरेडी ब्रेन डेड हो जाएगा, मर जाएगा पर्सन, 100 नहीं हो सकता लेवल। और क्या है, और कोई वैल्यू नहीं है जो 100 हो सकती है, मतलब 100 क्या हो सकता है, आइदर इट इज हार्ट रेट और आइदर इट इज SpO2। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप देखो ECG, किसके सामने ECG बनी हुई है, जिसके सामने ECG है वो हार्ट रेट है, बाकी जो बचा है वो क्या है, SpO2। तो निकाल लोगे दोनों को। तीसरा BP, जब हम बीपी पे आते हैं तो बीपी में प्रॉब्लम ये होती है कि बीपी दो टाइप की होती है, एक लाल कलर की और एक दूसरे कलर की। यहाँ पे 00 इसलिए आ रहा है कनेक्टेड नहीं है, बट वो बीपी की वैल्यू है। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100/80, ठीक है। सो रेड कलर और एक दूसरे कलर यहाँ पे जैसे पिंक कलर में लिखा है। सो जब हम बीपी की बात करेंगे तो याद रखें इस कार्डियक मॉनिटर में और पूरे मेडिकल साइंस में रेड कलर ले रखा है आर्टरी ने। हमारे पूरे मेडिकल में या हमारे पूरे जहां भी जाओगे, लाल कलर का मतलब आर्टरी, रेड कलर इज ऑलवेज डिनोटेड फॉर आर्टरी। मतलब रेड कलर में बीपी लिखा है, मतलब वो कौन सी बीपी है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, जिसको हम बोलते हैं IABP, इन्वेजिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो कलर देखो कि बीपी जो लिखी हुई है वो रेड कलर में है या फिर अदर किसी भी कलर में, ये दूसरा वाला किसी भी कलर में हो सकता है रेड को छोड़ के। सो रेड कलर में है तो मैं क्या बोलूंगा, IABP, इन्वेजिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। और रेड के अलावा किसी भी कलर में जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो ये रेड नहीं है, मतलब ये आर्टियल बीपी नहीं है, और आर्टियल नहीं है तो दूसरी बीपी कौन सी होती है, दैट इज NIBP, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना इजी है। यस, चलिए आगे नेक्स्ट। आगे आ जाता है रेस्पिरेशन। सो जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो आपको रेस्पिरेशन में देखना है सिंपल सा, जो आपने ग्राफ बनाया होगा वेंटिलेटर में, आपने बनाया था देखा होगा। रेस्पिरेशन में हमेशा इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेटरी पोज, देन एक्सपिरेशन, फिर पोज, फिर इंस्पिरेशन। ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो ये तो बीच में कट गया था, जिससे बंद हो गया था मॉनिटर, इसलिए अलग दिखा सब में, पर कंटीन्यूअस देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको। तो वो क्या है, रेस्पिरेशन। एक यहाँ पे दिया हुआ है CO2, जिसको हम बोलते हैं EtCO2, पढ़ा था हमने, एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप CO2 की बात करोगे तो CO2 का ग्राफ सबसे डिफरेंट होता है। बाकी सारे ग्राफ खाली है, लेकिन CO2 का ग्राफ भरा हुआ रहता है। लाइक नीचे दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, यहाँ पे CO2 absent है, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, यहाँ CO2 absent। सो जब एक्सपेक्ट करेगा तब CO2 आएगा बहुत ज्यादा, तो उसको पॉजिटिव दिखाएगा। जब एक्सपेक्ट इंस्पेक्ट करेगा तब CO2 बाहर नहीं आएगा, इसलिए उसको नहीं दिखाएगा। तो ये ग्राफ में कलर भरा हुआ है, तो उसको मतलब वो किसको दिखाएगा, दैट इज अ मॉनिटर रीडिंग फॉर CO2 या EtCO। क्लियर। अब यहाँ पे एक लास्ट जो याद करने के लिए है, जिसका ग्राफ ही नहीं होता है, और वो है आपका टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें, कभी टेम्परेचर की रीडिंग आ जाए और आपसे पूछे, जैसे किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो एग्जाम आएगा वो ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा। उसमें क्या करेंगे एग्जाम में, ना तो सेंटीग्रेड होगा और ना ही डिग्री होगा। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि 38 जो लिखा हुआ है टेम्परेचर है। नाइस सा ग्राफ है।
सो फॉर राइटिंग द टेम्परेचर देयर इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है. इफ यू आर राइटिंग द टेम्परेचर लाइक दिस इट इज रॉन्ग. ये टेम्परेचर लिखना क्या है? गलत है. आप कभी भी टेम्परेचर को ऐसे नहीं लिखोगे. टेम्परेचर 38 डिग्री देयर देन यू विल राइट 38.0. The patient is having 39, 39.0. बाकी जैसे 37.8 है तो वैसे होता है, ऐसे लिखा होगा. बट अगर फुल वैल्यू है 40 है तो कभी भी 40 नहीं होगा, 40.0 होगा. सो पॉइंट में वैल्यू सिर्फ एक ही होती है टेम्परेचर की. जैसे इस मॉनिटर में आप देखोगे तो यहाँ पे तो वैसे फुल वैल्यू नहीं है, फिर भी वो टेम्परेचर आप दिखेगा पॉइंट में पॉइंट में. सो दिस इज द 37.7 और 37.2 जो आपको दिख रहा है. अगर ये फुल वैल्यू भी होता 38 होता है 37 भी होता तो आगे क्या लगाते? 0. सो हमेशा पॉइंट की वैल्यू एक ही इंडिकेट करता है किसको है? टेम्परेचर को. क्लियर? सो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी हो गया सारा. कर सकते हैं मॉनिटरिंग इजीली. चलो आगे. कोटरी मशीन, ये थोड़ी पिक्चर्स है, मैं दिखा देता हूं आपको. ठीक है पिक्चर्स. सो ये टाइप का मशीन है जो आप ओटी में कॉमनली यूज करते हैं. पहले कोटरी मशीन, कोटरी क्या होती है? सो कोटरी मींस कोटराइजेशन. टिश्यू को कोटराइज करना. कोटराइज मतलब जलाना, हिंदी में बोले तो जलाना. तो जब हम सर्जरी करते हैं तो आप क्या करते हैं? टिश्यू को ब्लेड से कट करते हैं और कट करने के बाद आप देखेंगे कि वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है. तो हम क्या करते हैं? कोटरी पेंसिल लेके उसको जला देते हैं और जलाने से वो वेसल जल जाएगी तो उससे ब्लीडिंग नहीं होगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ कोटरी मशीन. कोटरी मशीन के अंदर दो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं वन इज कट एंड सेकंड वन इज कोएग या कोगुलेशन. फुल बोलते हैं कोगुलेशन या कोएग. कट का मतलब है व्हेन यू यूज द कोटरी मशीन, पेंसिल अभी दिखाऊंगा पेंसिल भी, तो वो आपके टिश्यू को कट करेगी बट बर्न नहीं करेगी. एज लाइक ब्लेड, स्कैल्पल. जब हम कुछ ऐसे केसेस ऑपरेट करवाते हैं लाइक इन सीरो पॉजिटिव केसेस, एचआईवी या एचपीएसएजी, एचसीवी, तो उन केसेस के अंदर वो सीरो पॉजिटिव केसेस है और ब्लेड जो है अगर बाय द वे किसी को लग गया यूज करने के बाद, मुझे या किसी सर्जन को लग गया, तो उसको क्या हो सकता है? पॉजिटिव आ सकता है. इसलिए हम उन केसेस में ब्लेड यूज ही नहीं करते. हम वहां पे क्या यूज करेंगे? कोटरी का कटिंग वाला ऑप्शन से वो यूज करेंगे. उससे क्या होगा कि टिश्यू कट हो जाएगा और वो ब्लीडिंग अभी भी करता रहेगा और हम इजीली कट लगा के उसको यूज कर सकते हैं. तो हम कटिंग वाला यूज करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं. और कोगुलेट का मतलब होता है जब ये फंक्शन आप यूज करोगे तो इट विल कट द टिश्यू एज वेल एज बर्न द टिश्यू. दोनों काम करेगा. कटिंग के साथ साथ उसको बर्न करता जाएगा, तो वहां पे कट भी हो जाएगा और ब्लीडिंग नहीं होगी. तो बेसिकली जब हम स्किन को इंसाइज करते हैं, स्किन को कट लगाते हैं, तो स्किन के ऊपर कभी भी कोटरी जो आपका कोगुलेशन है वो नहीं करते हैं. अगर आप स्किन के ऊपर बर्न कर दोगे तो स्किन वापस जुड़ेगी नहीं, हील नहीं होगा, वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी. तो इसीलिए स्किन को काटने के लिए तो नाइफ या फिर कटिंग वाला ऑप्शन यूज करेंगे. लेकिन अंदर वाले टिश्यू में जिसको हमें काट के हटाना है उसको बर्न कर देता है ताकि वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो. तो ये दोनों फंक्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, कट एंड कोगुलेशन. ये करने के लिए आपके पास दो टाइप के इक्विपमेंट अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं मोनोपोलर एंड बाइपोलर. मोनोपोलर एंड बाइपोलर. मोनोपोलर की बात करें, अभी मैं पिक्चर दिखाता हूं, आगे देखते हैं. लाइक दिस इज द मोनोपोलर. दिस इज द मोनोपोलर. सो जब आप इस पेंसिल को देखोगे तो सिंपल सा पिक्चर है, याद हो जाएगा. दो बटन दिख रहे हैं, वन इज येलो, वन इज फॉर ब्लू. येलो फॉर एंड ब्लू फॉर. सो दिस येलो फॉर कट, दिस ब्लू फॉर कोग. अगर आपको कटिंग करना है तो येलो बटन दबाएंगे, अगर आपको कोगुलेशन करना है तो ब्लू बटन दबाएंगे. और ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये हम लगाएंगे इस मशीन के यहाँ पे. ठीक है, मोनोपोलर 1, मोनोपोलर 1 एंड 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों में मोनोपोलर लग जाएगा. तो यहाँ लगा दोगे आप, और जो इधर वाला पार्ट जो है ये वाला, और ये वाला हम पेशेंट की बॉडी पे यूज करेंगे. व्हाई इट इज नोन एज मोनोपोलर? बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, एक ही पोल है, सिंगल पोल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलर. एंड हमने आई थिंक 2 दिन पहले पढ़ा था कि करंट को फ्लो करने के लिए कितने पोल चाहिए? 2 पोल चाहिए. तो अगर आप इस यूज करना चाहते हैं मोनोपोलर कोटरी को, तो इसको लगाने के बाद ऐसे नॉर्मली यूज नहीं होगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा. और वो और क्या करना पड़ेगा? तो जैसे ये मशीन पे जाते हैं हम इसमें, तो यहाँ पे तो आपने कोटरी लगा दी, सो इस कोटरी से करंट आएगा, पेशेंट की बॉडी में जाएगा, लेकिन वो फ्लो कब करेगा? जब वापस बॉडी से इस मशीन में जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशनल हम यहाँ पे पेड लगाते हैं, इसको बोलते हैं कोटरी पेड. सो यहाँ अटैच होगा और वो पार्ट हम लगाते हैं पेशेंट के मस्कुलर पार्ट पे, लाइक ऑन द थाई और ऑन दिस स्काफ मसल, जहाँ पे मसल्स होती है वहां अप्लाई करते हैं. तो यहाँ से करंट बाहर आएगा, बॉडी से होकर उस पेड के थ्रू वापस इसमें जाएगा, तभी कोटरी वर्क करेगा. अगर ये पेड लगा हुआ नहीं है तो कोटरी वर्क नहीं करेगा. सो दिस इज मोनोपोलर. क्लियर? नेक्स्ट बाइपोलर. सो बाइपोलर को क्या बोलते हैं? इसमें दो पोल होते हैं, 1 एंड 2. दिख रहे हैं दो पोल सेप की तरह, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइपोलर. जब आप बाइपोलर यूज करें तो आपको कोटरी पेड लगाने की जरूरत नहीं हो, नो नीड फॉर एनी कोटरी पेड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है? 2 पोल है, एक से करंट आएगा और दूसरे से वापस जाएगा, तो आपको कोटरी पेड लगाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती. एक कोटरी पेड का क्वेश्चन जो आई थिंक पहले पूछा गया था, कोटरी पेड का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूजिंग कोटरी पेड? यस, कोटरी पेड समझ रहे हो मैंने क्या बताया? व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोटरी पेड, यूजिंग कोटरी पेड? तो बेसिकली कोटरी पेड से क्या हो रहा है? करंट वापस बॉडी से मशीन में जा रहा है. सो जब भी हम कोटरी पेड यूज करते हैं तो जहां पे पेड को प्रेस किया जाता है, लाइक यहाँ लगाया या इधर लगाया, सो इस पार्ट से करंट कोटरी पेड के अंदर ट्रांसफर होगा. एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर अगर आपने जो पेड लगाया वो किसी बोनी एरिया पर लगा दिया, मसल नहीं है, क्या लगा दिया? बोन पे, तो वहां पे मस्कुलर पार्ट कम होने की वजह से वो एरिया बर्न हो जाता है, बर्निंग हो जाती है. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं बर्न एट द कोटरी पेड एरिया. और उसका रीजन क्या है? जब आप पेड कहां लगाते हो? लेस मस्कुलर एरिया, बोनी एरिया पे आप लगाते हो, तो वहां पे बर्न हो जाता है. तो हमेशा कोटरी पेड कहां लगाना है? जहां पे क्या है? थिक मसल इज देयर, मसल बल्क है, वहीं पे लगाना है, अदरवाइज बर्न हो जाएगा वहां पे. नेक्स्ट हार्मोनिक जनरेटर. आई थिंक 2 साल पहले 2023 के पेपर में आया था, ये पिक्चर से मैंने पूछा था कि ये क्या है, तो आई थिंक देखते ही आपको अब तो याद हो जाना चाहिए. सो ऐसा पिक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक जनरेटर. कोटरी और हार्मोनिक में क्या डिफरेंस है अगर हम बात करें, तो कोटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिक शॉक वेव पे वर्क करती है. कोटरी किस पे काम करेगी? इलेक्ट्रिक शॉक वेव, और आपकी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देगी. जब आप कोटरी को यूज करोगे किसी नर्व वाले पार्ट में, नर्व के पास पुट करोगे, तो नर्व को क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी, नॉट बर्न, तो ठीक है, स्टिमुलेशन मिलेगा. और स्टिमुलेट होने से जिसको जिस मसल को नर्व सप्लाई कर रही है वो मसल्स क्या करेगी? फ्लैक्चुएट करेगी, मूवमेंट होगा उसमें सडनली, और उस वजह से हम वहां पे वर्क नहीं कर पाएंगे. तो कुछ ऐसे एरियाज जहां पे हमें वर्क करना है लेकिन मसल में फ्लैक्चुएशन नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हार्मोनिक. बिकॉज इट नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिक शॉक वेव,
इट वर्क ऑन अल्ट्रासाउंड वेव जो आती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये किस पे काम करती है? अल्ट्रासोनिक वेव। इलेक्ट्रिक सो वेव नहीं, यहाँ पे कौन सी वेव है? अल्ट्रासोनिक वेव है, और इसके थ्रू जब ये कटिंग करेगा तो ये किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक जो स्टिमुलेशन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपका टिश्यू इजीली सेफली वहां से निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग, इसके अंदर हम बात करें तो जब आप इसको यूज करोगे तो ये टिश्यू को पहले बर्न करेगा विद अल्ट्रासोनिक वेव्स, एंड जब कंप्लीटली वो टिश्यू सील हो जाएगा वहां पे बर्न होके, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कट करेगा, और जब कट हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। टिश्यू को आप लगाओगे ऐसे दबा के रखोगे तो पहले सील करके ऑटोमेटिकली कट करेगा, कट करके टिश्यू गिर जाएगा और आपका मशीन बाहर हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा काटने के लिए अलग से बटन कुछ भी नहीं है। दो ऑप्शन अवेलेबल है, 3 और 5 लिखा हुआ दिख रहा है। 3 और 5 का मतलब है, 3 मतलब लो लेवल का अल्ट्रासोनिक वेव होगा और 5 मतलब हाई लेवल का अल्ट्रासोनिक वेव होगा। तो आपको क्विकली कट करना है तो 5 वाला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मैक्स, और अगर आपको 5 वाला 3 वाला यूज करना है तो मिनिमम। इसकी पिक्चर दिखाता हूं, उसमें दो बटन होते हैं, ये क्लियर है? सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये जो हम बात करें ये मशीन में लगेगा, इसका केबल दिखाता हूं मैं ये। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लग जाएगा यहाँ पे इधर, और इसमें दो बटन दिख रहे हैं, दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकंड। तो ये एक पहला वाला बटन मिनिमम का है, 3 पे वर्क करेगा, दूसरा वाला बटन मैक्सिमम का है, जो मैक्सिमम पे वर्क करेगा, जो आपको चाहिए दबा सकते हैं आप। ये केबल का ये वाला पार्ट इस पर लग जाएगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है ये दिस विल बी कनेक्टेड हियर, यहाँ पे इसको हम हटा के इसी जगह लगा सकते हैं। जैसे ये ग्रिल लगा है, ये वाला केबल लगा उधर। दो कलर की केबल्स अवेलेबल होती है, ये कलर भी यूनिवर्सल होते हैं ऑल वर्ल्ड वाइड। जब आपको सर्जरी की बात करें, आगे टाइप ऑफ सर्जरी में बढ़ेंगे, तो एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और एक होती है ओपन सर्जरी। जब हम ओपन सर्जरी करेंगे तो ये वाला प्रोब यूज करेंगे, तो ये आपको दिख रहा है छोटा वाला प्रोब, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट लंबे आते हैं, लॉन्ग आते हैं। दिस ब्लू केबल जो ब्लू कलर की आती है, इट इज यूनिवर्सल फॉर ओपन सर्जरी। ये प्रोब सिर्फ यही लगेगा, आप चाहो कि इस वाली प्रोब को मैं इसमें लगा दूं तो इसमें नहीं लगेगा। ये वाली जो ग्रे केबल आती है, ग्रे कलर होता है, दिस ग्रे फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जब आप लेफ्ट सर्जरी करेंगे तो कौन सी केबल लेनी है? ग्रे एंड ब्लू केबल फॉर ओपन सर्जरी, और ये कलर भी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल होते हैं, हर एक जगह सेम मिलेंगे, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे। सो दिस इज फॉर हार्मोनिक प्रोब एंड केबल। देन लाइगाश्योर जनरेटर, सो ये एक और नया टाइप का हमारे पास इक्विपमेंट है जो आजकल हम कॉमनली यूज करते हैं। दिस इज द लाइगाश्योर जनरेटर। लाइगाश्योर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्पल कलर इज फॉर लाइगाश्योर, ये भी यूनिवर्सल है, पर्पल कलर लाइगाश्योर के लिए। एज लाइक हार्मोनिक, ये भी टिश्यू को लाइगेट करके कट करेगा, बट ये कंपेयर टू हार्मोनिक बेटर सील करता है, टिश्यू को ज्यादा अच्छे से सील करता है, और वापस रीओपन होने के या ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं रहते। तो इसलिए हम आजकल क्या यूज करते हैं, ज्यादा लाइगाश्योर यूज करते हैं। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये भी इलेक्ट्रिक शॉक वेव पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। इसका प्रोब कैसा होगा? तो इसका प्रोब ऐसा आता है जो हमने अभी देखा मशीन। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे लग जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, दिस, एंड ये आगे वाला जो है जिससे हम यूज करेंगे। ये टिश्यू को आप होल्ड करके लगा के रखोगे तो टिश्यू को सील करेगा, सील करने के बाद ये बीप करेगा कि सीलिंग हो गया है। सील होने के बाद यहाँ बटन दिया हुआ है, इसको आप पीछे की तरफ पुल करोगे तो टिश्यू कट हो जाएगा। तो इसमें कट करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा बटन है, सील होने के बाद आपको कट करना पड़ेगा। हार्मोनिक में सील होने के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखना है? फोटो देखना है, लिखना तो क्या है। तो ये पिक्चर्स याद रखें, और इन द एंड ऑफ दिस इमरजेंसी नर्सिंग बहुत सारे पिक्चर्स है, 200-300 फोटोज वीडियोस हैं जो हम और देखेंगे लास्ट में। ये हो गया। नेक्स्ट, स्क्रब नर्स। ऑपरेशन थिएटर में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका जो रोल होता है वो होता है एज ए स्क्रब नर्स और एज ए सर्कुलेटरी नर्स। बट कभी कभी जैसे कुछ स्टाफ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनसे जब हम पूछते हैं तो वो आते ही बोलते हैं मैं सर सर्कुलेटरी नर्स। लाइक स्टूडेंट आ रहे हैं फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर के, और वो आके क्या बोलते हैं, मैं सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है? तो सर जो कोई काम नहीं करती वो सर्कुलेटरी नर्स, उनको ऐसा लगता है कि सर्कुलेटरी नर्स रहने से कुछ काम नहीं करना पड़ता है। तो हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा बहुत सारों के मन में हो कि ये अलग अलग रोल होते हैं या कुछ होता है जो दिया जाता है, एक को बनाया जाता है स्क्रब नर्स और एक को बनाया जाता है सर्कुलेटरी नर्स। तो ये हमेशा स्क्रब करेगा और ये हमेशा सर्कुलेटरी। तो ऐसा नहीं होता है, होते नर्स ही है, सारे नर्सिंग ऑफिसर ही होते हैं। एक दिन मैं स्क्रब करूंगा, अगले दिन मैं सर्कुलेटरी करूंगा, नेक्स्ट डे फिर मैं स्क्रब करूंगा, अगले दिन वापस सर्कुलेटरी, और दूसरा जो मेरे साथ रहेगा वो भी अल्टरनेट स्क्रब करेगा, सर्कुलेटरी। तो रोल दोनों के पास ये सेम और इक्वल रहेंगे। तो आपको एक दिन स्क्रब करना है, एक दिन सर्कुलेटरी। स्क्रब करने में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब एक तो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन कि आपको एक ही जगह पे कम से कम 4 से 5 या 6 घंटे आपकी ड्यूटी में खड़े रहना है, पैर दुखने लग जाएंगे अगर आप आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत तो बढ़ जाएगी जब टाइम पास होगा, बट हो सकता है वो उसके साथ में टीचिंग हो रही है तो वो नहीं कर सकते। खुजली जानते हो, जब हम स्क्रब नहीं होते, आप लाइक स्क्रब के लिए वेट करेंगे, डॉक्टर आएगा फिर मैं स्क्रब होऊंगा, बेटे हैं तब तक कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे ही आपको लगा कि डॉक्टर आ गया, आप स्क्रब होने आप गए, स्क्रब होके वॉश करके जब वापस आए, जैसे ही वापस आओगे फिर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइक ईयर में इतना जोर से इचिंग हो रहा है पर आप कर नहीं सकते, इधर हो रहा है कर नहीं सकते, सिर में हो रहा है कर नहीं सकते, क्या करें? फिर आपको अपने आप को टाइट करना होता है, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, वाटर इंटेक जो है वो बंद हो जाता है, 4-5 घंटे के लिए पानी नहीं पी सकते। नेक्स्ट थिंग इज वॉशरूम नहीं जा सकते, अगर वॉशरूम है तो पहले ही खाली करके आना ब्लेडर, 5 घंटे के लिए उधर खड़े रहना है, उसके लिए आपको कोई छुट्टी नहीं होती बीच में। तो ये सारे लिमिटेशंस होती है। लेकिन सेकंड होता है कि आपको एक सर्जन के साथ अपना रोल भी प्ले करना है, इंस्ट्रूमेंट और सारी चीज। अगर आप उसमें खो जाओगे तो ना इचिंग पता चलेगी, ना टाइम पता चलेगा, ना पेड़ पता चलेंगे, ना ही आपको कोई ये वॉशरूम याद आएगा। आप वो है 2 बज गई जब स्टाफ आ जाएगा तब। और अगर आप नहीं खोए, सुबह जाते 10 बजे स्टूल ढूंढ रहे हैं, स्टूल कहाँ है, तो फिर 2 बजने में तो बहुत टाइम है, 4 दिन लगेगा 2 बजने में। सो आप पे डिपेंड करेगा, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। सो चलिए देखते हैं। स्क्रब नर्स इज ए नर्सिंग प्रोफेशनल हु वर्क्स अलोंगसाइड सर्जन्स एंड अदर सर्जिकल स्टाफ। तो पहला जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि स्क्रब नर्स कौन हो सकता है, तो आंसर इज इट्स नर्सिंग प्रोफेशनल ओनली। जो नर्सिंग किया हुआ है वही पर्सन हो सकता है, और कोई पर्सन स्क्रब नहीं कर सकता है। सिर्फ एक नर्सिंग किया हुआ आदमी ही क्या कर सकता है, स्क्रब नर्स का रोल प्ले करेगा। Scrub nurse works closely with surgeon and other surgical staff to ensure a smooth procedure, minimize complication and continuous assist with maintaining a sterile field. तो आपका रोल जो आगे स्लाइड पे लिखा हुआ है रोल ऑफ स्क्रब नर्स, उसकी अगर हम बात करें तो एक तो आप जो भी सर्जिकल स्टाफ है, आपके जो भी डॉक्टर्स हो, जो असिस्टेंट उनके साथ काम करेंगे।
आपका रोल में पहला रोल है कि आप जो भी प्रोसेस कराने वाले हैं वो बिल्कुल स्मूथली चले, उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए, वो आपका रोल है। उल्टा सीधा हुआ तो फिर सर्जन गुस्सा करेगा, कुछ भी करेगा, वो आपके ऊपर है। कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करना वो भी हमारा रोल है, जैसे हम आगे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड कंटीन्यूअस असिस्ट विद मेंटेनिंग स्टेराइल फील्ड। एक क्वेश्चन आता है स्टेराइल फील्ड को प्रिपेयर करना और स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करना किसका रोल है? सो प्रिपेयर करना स्क्रब नर्स का रोल है विद अदर टीम मेंबर जो है उनके साथ मिलकर, जो अदर डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर, और उसको लास्ट टिल द एंड ऑफ सर्जरी मेंटेन करना वो भी मेरा काम है। कोई भी पर्सन मेरी ट्रॉली को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो मुझे ध्यान रखना है। उसकी गलती नहीं है, उसने लगा दिया, ये आपकी गलती, आपने क्यों लगा दिया? सो आपको ही उसको लास्ट टाइम पे क्या करना है, मेंटेन करना है। और तो मेरा ही चली दिया। सो लाइक ये हमारे एम्स जोधपुर का यूटी है और ये मैं ही हूँ। पता नहीं कब स्क्रब हुआ मैं, पता नहीं है तो। एंड इट्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो परफॉर्म की जा रही है। जब भी आप सर्जरी के लिए असिस्ट करते हैं, ट्रॉली बनाते हैं, जो भी है, तो पहला पॉइंट आपका जो फेस है वो हमेशा किधर डायरेक्टेड होना चाहिए, आपकी ट्रॉली की ओर। आपका जो बेक है पीछे वाला, ये जो बेक होता नहीं है, ये कभी भी ट्रॉली के पीछे ऐसे नहीं, ट्रॉली के ऊपर बैठ गए ऐसे पीछे घूम के। सो आप सामने से रहेंगे। और बाकी तो आपको ठीक है, जब स्क्रब दिखाई दिया, मैंने स्क्रब होके भी दिखा दिया था। यस, मूव करें, ठीक है। ट्रॉली से प्रिपेयर करते हैं, जब भी आप सर्जिकल ट्रॉली प्रिपेयर करेंगे तो उसका सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखना है उसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। प्रिंसिपल आपका अपना होता है कि लाइक सर्जन ने अगर आपसे सीजर मांगा तो आपका हैंड सीधा कहां जाना चाहिए, सीजर पे, और सीधा उसके हाथ में जाना चाहिए बिना देखे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग द ट्रॉली। वो आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी जगह में रखूंगा तो मुझे पता है सीधा हाथ सीजर पे जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जब हम ट्राई करते कोशिश करते हैं बनाने की, तो यहाँ पे जितने भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हमें यूज आने वाले वो हम इधर जमाते हैं। उनको भी हम प्रायोरिटी वाइज जमाते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे लास्ट में कौन सा चाहिए होगा उसको लास्ट में रखते हैं। देन जितने भी हमारे पास फोर्सेप्स हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हम यूज करते हैं, लाइक 6 फोर्सेप यहाँ पे है, तो उनको हम जमा देते हैं। और उनके साथ में सीजर, एक सीजर इधर है और दूसरा ये मैं यूज कर रहा हूँ तो इधर रखा है, बाकी दोनों सीजर रहेगा। अगर इधर जो भी लिखे जाए मॉप रखे हुए हैं, गोस पीछे रखे हुए जो भी है वो, तो आपकी अपनी माइंड में ट्रॉली बननी चाहिए, ना कि उधर ट्रॉली पे ट्रॉली बनानी। आपके माइंड में छपना चाहिए कि मैंने कौन सा कहां रखा है, तुरंत आंखें बंद करके भी वही दूंगा मैं, गलत नहीं दूंगा, ये होना चाहिए। सो चला रोल ऑफ स्क्रब नर्स, नहीं लिखा रोल क्या है? पहला रोल है डायरेक्टली वर्क विद सर्जन विद द स्टेराइल फील्ड, पासिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पंज एंड अदर आइटम्स। तो आपका रोल स्टेराइल फील्ड में वर्क करना है सर्जन के साथ में, उनको जो भी नीड है वो इंस्ट्रूमेंट पास करना, स्पंज, मोज, मॉप, गो, सुचर, नीडल, जो भी चाहिए सारा आप ही दोगे। तो इट्स योर राइट। हमेशा ध्यान रखें, आपकी ट्रॉली के ऊपर आपका अधिकार होता है, किसी भी पर्सन को उस पर हाथ लगाने के लिए अलाउड नहीं होता है। एंड इसीलिए आप इवन अगर कोई सर्जन है तो उसको भी आप मना कर सकते हैं कि डोंट टच माय ट्रॉली, व्हाट यू वांट आई विल गिव यू, तुरंत आप उसको बोल सकते हैं, और वो कुछ कर भी नहीं सकता वहां पे, क्योंकि किसका राइट है, आपका राइट है। बट कंडीशन ये है कि सर्जन बोला सीजर, सीजर सामने पड़ी, आप ढूंढ रहे हो सीजर, तो फिर तो लीगल उसको दिख रही है ऑब्वियसली। तो आपको बस उसने जो बोला तुरंत क्विक उसके मुंह पे आना चाहिए, तो वो मुंह बंद ही रहेगा, फिर मुंह पे होगा तो। और आप ढूंढ रहे हैं सीजर कहाँ है, सीजर चल के तो आएगी नहीं, पता नहीं आपने कहा रखी, ढूंढ रहे, वो बोला ये पड़ी, वो कहाँ है, ये पड़ी। यस, नेक्स्ट मेंबर ऑफ सर्जिकल टीम जो हमने बात किया था, हु प्रिपेयर एंड प्रिजर्व द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड को प्रिपेयर करना एंड उसको एंड तक प्रिजर्व करके रखना, खराब होने से बचा के रखना, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये किसका रोल है? तो इट इज द रोल ऑफ ए स्क्रब नर्सिंग ऑफिसर ओनली। अदर पर्सन अगर टच भी करता है तो आप तुरंत उसको भगा दे वहां से, रोकना नहीं वहां पे। एंड द लास्ट जो इंपोर्टेंट लिखा है जिसमें आपको ध्यान रखना है, इट इज द पर्सन हु रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पंज काउंट्स, द ब्लेड एंड नीडल्स एंड इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट द ऑपरेशंस। लाइक जब हम ट्रॉली सेट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ट्रे से, तो ट्रे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब हम ट्रे ओपन करेंगे तो उसमें 100 150 इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंड इतने सारे हमें सर्जरी में नहीं चाहिए, तो आप सेलेक्ट करेंगे उनमें से। तो पहले कि हम इंस्ट्रूमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, लाइक आर्टरी फोर्सेप। तो आर्टरी फोर्सेप जो है हमारी मैं टेबल से ट्रॉली जो टेबल ओपन करूंगा, मैं ट्रे ओपन करूंगा, तो उसमें इतना लंबा आर्टरी फोर्सेप भी होता है, इतना भी होता है, इतना भी होता है। अब 3 टाइप के आर्टरी फोर्सेप है आर्टरी फोर्सेप ही है, सबका काम एक ही है। अब मैं कौन सा लूं? तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, जब भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं तब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 2 बेसिस सेलेक्ट होते हैं। पहला होता है आपकी जो सर्जरी है उसका इंसिजन या आप जो वर्क करने वाले हैं वो फील्ड सुपरफिशियल है या फिर डीप है। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सुपरफिशियल पार्ट, लाइक आप यहाँ की सर्जरी कर रहे हैं, ये सुपरफिशियल है या डीप है? इट्स अ सुपरफिशियल। बट आप एब्डोमेन में सर्जरी कर रहे हैं, यूट्रस की सर्जरी कर रहे हैं, एब्डोमेन में कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो देयर इज अ डीप कैविटीज देयर, डीप इंसिजन होगा आपका, डीप वर्क होगा आपका। सो जब भी आप डीप एरिया में वर्क करेंगे तो आप लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, लेकिन जब भी आप सुपरफिशियल पार्ट में वर्क करेंगे तो शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट लेंगे। दिस इज ओनली द प्रिंसिपल जो हम इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते टाइम यूज करते हैं। तो 2 टाइप के मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक एलिस, 4 एलिस लंबे 4 छोटे, बैकहोक 4 छोटे 4 बड़े, लंबे लंबाई की बात कर रहा हूं। आर्टरी फोर्सेप 12 आर्टरीज लंबी, 12 मीडियम साइज की शॉर्ट्स। तो आपको वहां पे सेलेक्ट किस बेसिस पे करना है, आपके कैविटी है या नहीं है। जैसे मैं पैर की यहाँ सर्जरी कर रहा हूं तो मुझे लंबे इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, ऊपर ही होने वाला है, लेकिन एब्डोमेन में लॉन्ग चाहिए। अगर आप छोटे लोगे तो इंस्ट्रूमेंट अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट होता है नंबर काउंटिंग, बिकॉज जब तक सर्जरी एंड नहीं होगी तब तक आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी आर्टरी ली, कितने एलिस लिए, कितने बैकहोक लिए, कितने नीडल होल्डर लिया, कितने नीडल्स ली, कितने मॉप लिए, कितने गोज लिए, एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड। जब हम लाइक विपल सर्जरी करते हैं तो हमारे पास जो आर्टरीज होती है नियर बाई 40 आर्टरीज होती है विपल जब हम करवाते हैं। जब हम सूचर की बात करें तो नियर बाई 90 टू 100 सूचर्स नीडल होती है, छोटी छोटी 100 नीडल होती है। और उसके अलावा मॉप गोज की बात करें तो 80 80 टू 100 मॉप हम यूज करते हैं, गोज नियर बाई 40 गोज आपको मिलेंगे वहां पे। तो ये सब की काउंटिंग आपको एट द एंड ऑफ सर्जरी आपको वापस करनी पड़ेगी, और आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कितनी आर्टरी फोर्सेप ली। आप तुरंत जो हैंड लेगा पर्सन पूछेगा कितनी आर्टरी, आप बोलोगे 1 2 7 लग रही है, लगने से नहीं पता है, क्या पता ये अंदर से होगी एब्डोमेन में, फिर कैसे पता होगा? सो जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हमेशा हम इवन नंबर लेते हैं,
कभी भी हम ओड नंबर नहीं लेते, क्या लेते हैं इवन नंबर विच इजियर टू रिमेंबर। लाइक मैं आर्टरी की बात करूं तो जैसे हम 4 आर्टरी ले सकते हैं, अगर 4 नहीं तो आप 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, हर 4 4 का ग्रुप बना दिया, या फिर 2 2 का 2 4 6 8, सो ये बना दिया, ये क्या है इवन नंबर, इजी टू रिमेंबर। दूसरा मॉप, तो मॉप भी हम हमेशा इवन नंबर में लाइक 10 15 20 25 30 ऐसे मॉप हम लेते हैं, गोज 5 10, तो इनको याद रखना क्या होगा, इजी रहेगा। सो ये प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, इवन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेना है, कभी भी ऐसे नहीं आर्टरी ले ली 7, एलिस ले ली 4, वेब को ले ली 3, और क्या स्टेरल ले लिए 1, अब पता नहीं कौन सा क्या है, सारे मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा बाद में क्या क्या था। तो इसीलिए नंबर क्या लेंगे, इवन नंबर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अगर आपको स्क्रब ना समझना तो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। द फर्स्ट इज हैज अ जॉब रिक्वायरिंग, द फर्स्ट थिंग इज एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे क्या एंटिसिपेट कर रहा है, वो क्या चाहिए उसको। मैंने एग्जांपल दिया था, लाइक आप सर्जरी असिस्ट कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे स्पेसिफिकली जो ऐसे सर्जन जो खड़ूस होते हैं, जो किसी से बात नहीं करते हैं, या जिनसे जिन होता है ये तो बहुत गंदा सर्जन है, तो ये सब ऐसे सर्जन जब आते हैं ओटी में, तो वो आने के बाद सीधा आते हैं ऐसे हाथ ही रख लो, क्या आप सोच रहे क्या चाहिए इसको, अभी तो शुरू ही नहीं किया, क्या दूं मैं इसको, सर्जरी चल रही है, वो बिना उधर देख उधर आए आपकी तरफ ऐसे करे, आप देख रहे हो क्या दूं मैं अब इसको। सो यू रिक्वायर्ड एंटिसिपेशन, आपको एंटिसिपेट करना है इसको क्या चाहिए, आपका हाथ नहीं चाहिए उसको, ऐसे हाथ रख दिया लो, वो आपसे हाथ नहीं है, वो अब आपको एंटिसिपेशन कैसे पता चलेगा। सो एंटिसिपेट करने के लिए जो सबसे लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ दैट इज कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन। आपको सर्जरी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कॉन्शियसली। आप उधर देखते रहोगे, आप सर्जरी देख रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग हो गया तो क्या करेंगे, सो गोज वॉक तो वही होता है, पेड़ में होता है, लेकिन ब्लीडिंग को स्टॉप करना तो आप आर्टरी फोर्स से सबसे पहले अप्लाई करेंगे, आर्टरी फोर्स से वही तैयार, ये लो, बिना उससे पूछे पहले आर्टरी पहुंच गई, वो भी खुश हो रहे हो। फिर अब आर्टरी को क्या टाई करना है, गांठ लगानी है उसको, धागे से बांधना है, तो धागा तैयार सीधा मुंह पे, टाई करने के बाद सीजर चाहिए, वो ऐसे टाई कर दिया ऐसे कर रहा है, आप देख रहे हो पता नहीं क्या चाहिए इसको, वो ऐसे ऐसे करता है, सीजर मतलब है ये, फिर उसको सीजर तुरंत कट करेगा वो। तो आपको ये एंटिसिपेशन कैसे पता चलेगा, जब आप कॉन्शियस ऑब्जर्व करेगा, आपका ध्यान कचौरी समोसे में मेरे को भूख लग रही है, कब 2 बजेगी, पैर दुख रहे हैं, तो उधर ऑब्जर्वेशन रह गया, वो बाहर में गया ऑब्जर्वेशन, फिर वो आपका सीजर लेगा सीधा ऐसे उधर फेंकेगा दीवार पे, सीजर के 2 टुकड़े हो जाता है, बहुत बार ऐसे होता है, बहुत होता है, बट वो क्यों होता है, क्योंकि जो बीच में पॉइंट लिखा हुआ उसकी वजह से। क्या लिखा हुआ बीच में, क्विक रिएक्शन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, वो हाथ करना समझ नहीं आ रहा, आपने रिएक्ट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। और जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आर्टरी, अब आप आर्टरी ढूंढ रहे हैं और बाय द वे आर्टरी की जगह लगा दिया सीजर हाथ में, वो देखता है वो सीधा लगाता है उधर आर्टरी पे, और जैसे आर्टरी पे लगाया आर्टरी के 2 पार्ट, पहली ब्लीडिंग और आपने आर्टरी कटवा दी, डबल ब्लीडिंग हो गई, फिर उसका दिमाग और ज्यादा खराब, और वो सीजर वापस कभी काम नहीं आएगा जो दिया आपने, वो क्योंकि टूटने वाला है। तो आपको क्विक रिएक्शन रेस्पॉन्स तो करना ही है, बट ध्यान से भी करना है, ऑब्जर्वेशन करके, कॉन्शियस ऑब्जर्व करके करना है, तो हर चीज अच्छी रहेगी। और आप नहीं करेंगे तो फिर हर चीज डिफिकल्ट हो जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ जी, ओटी में मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कोई मेरे ऊपर ऐसे इंस्ट्रूमेंट फेंक दे, नहीं तो बेसिकली डिपेंड, ये आपका जो है वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। सो अभी जैसे हमारे पास जो नर्सिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, या जो भी अभी नए ऑफिसर जितने भी हैं, तो वो सारे बहुत ज्यादा रिजिड, ढीठ बोलते हैं हिंदी में, ढीठ, उनको सिर्फ टाइम पास करना है कि कैसे 6 घंटे हो जाए, वो इस कोने में छुपेंगे, आधे घंटे चाय पीने में छुपेंगे, स्क्रब होते टाइम बाथरूम में चले जाएंगे, उधर सर्जन बोला स्क्रब वो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बेचारा सर्कुलेटरी उसको उस टाइम तो होना ही पड़ेगा, क्या करे वो, बेचारा वो चिल्लाने लग जाएगा उधर। तो वो ऐसे स्टाफ है, उनको पता है कि हमारी क्या है, टाइम्स में गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, कौन निकाल सकता है हमें, कोई नहीं निकाल सकता है, निकाल सकते हैं क्या, टाइम कितना 6 घंटे का, मैं पास ही करूंगी, क्या करना है, और तीसरा मेजोरिटी, हम 80% क्या कर लोगे, तो फिर वो 20% वाले बेचारे स्क्रब हो ही जाते हैं, चलो हम हो जाते हैं, होता है बहुत चीज जैसे होती है। बट एक्सपीरियंस जैसे जैसे आएगा, लाइक मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे हमारे जो डायरेक्टर सर थे पहले, जो ऑन्को सर्जन थे, उसके बाद 2 डायरेक्टर वो भी ऑन्को सर्जन ही थे, जब वो सभी उनका लिस्ट आता, लिस्ट एक दिन पहले आ जाता है कि कल इसका केस होने वाला है, तो जैसे ही डायरेक्टर का नाम सबकी पड़ जाती है, इवन सर्कुलेटरी में भी नहीं रहते वहां पे, सब आप बोलते हैं मैं वो छुट्टी में नहीं रहूंगी कल, या नहीं रहूंगा कल, क्यों, डायरेक्टर सर का केस, क्यों, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल केस भी नहीं करवाना, तो वहां तो ऑब्वियसली उनको पता है कि डायरेक्टर ये तो सस्पेंड कर ही सकता है, बाकी कोई करेक्ट नहीं करे, इसके हाथ में तो पावर है, सीधा टर्मिनेशन लेटर आएगा यहाँ से। तो फिर लेकिन वहां पे ऑब्वियसली फिर हम लोग वहां पे पीछे नहीं होते थे, क्योंकि हम ही सबसे ऊपर, हम ही बोलेंगे मैं भी नहीं होगा, फिर कौन करे, तो वो डिफरेंसेस आपको दिखेगा, फिर उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं ऑब्वियसली। लाइक मुझे नहीं पता मैंने इम्यूनिटी कब करी, लाइक मैं 7 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गया, 8 ईयर चल रहा है, लेकिन पिछले 5-6 साल में मैं कभी इम्यूनिटी नहीं किया। वो क्यों है, क्योंकि मैं वहाँ पे वर्क जो है मेरा डेडिकेशन है स्किल से, वो भी उसको भी मेरी बात माननी पड़ती है, उसको पता है मैं पढ़ाता हूँ, शाम को भी पढ़ाता हूँ, सुबह जाऊंगा शाम को ड्यूटी करूंगा, पढ़ाऊंगा कैसे, तो कभी भी मेरी इम्यूनिटी नहीं लगेगा, लेकिन उनकी सबकी इम्यूनिटी लगाता हूँ मैं, तुम सबकी लगाओ इनकी, जो काम नहीं करते मेरा। तो वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप पॉजिटिवली आओगे, अगर आप नेगेटिवली जाओगे तो फिर आपको उसका बदला नेगेटिवली मिलेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा काम होता है, फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा तो फिक्स रिजिड हो जाओ मैं इसी ओटी में रहूंगी, नहीं वो नहीं होता, किसी भी जगह लगा सकते हैं, फिर आप प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो बेनिफिट्स मिलते हैं, बट आपको उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, सीखो, हमें भी ये एक्सपीरियंस 7 साल में मिला है, तो ऐसे 1 साल में आके नॉट सेट बोले हमें नॉट सेट पास करके आई क्या कर लेना, मैं भी नॉट सेट पास करा दिया बहुत सालों को, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपका, तो आप नहीं तो मैं हो जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वर्क प्लेस है, वहाँ पे लड़ने से काम नहीं चलता है, और 6 घंटे ड्यूटी करना है, उसमें कुछ नहीं होता है, कोई पेड़ नहीं रुकते, हम तो 12 घंटे खड़े रहते हैं, 6 घंटे क्या बात है, तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका रोल आ गया सर्कुलेटरी। सो जब सर्कुलेटरी नर्स की बात करें, तो इस वर्ड या इस जो जॉब को जो है, या इस रोल को थोड़ा हम इजी ले देते हैं कि आज मेरा ये रोल है, पर ये इजी नहीं होता है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे भी। लाइक अगर आप सर्कुलेटरी नर्स है तो आपको पूरे, जैसे ही आप ओटी में एंटर करते हैं, आपको पूरा पेशेंट का जो प्री ऑपरेटिव चेकअप है वो सारा करना होगा, पेशेंट का जितना भी कंसेंट फाइल जो भी है सब देखना है, उसके साथ में पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के बाद पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट वो आपको करवाना है, देन उसके बाद
पेशेंट का असिस्ट आपको लाइक ड्रिपिंग करना है, सॉरी एनेस्थीसिया टीम को असिस्ट करना है तो वहां पे असिस्ट करना पड़ेगा, पेशेंट को पोजिशनिंग करनी है वो आपको करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना है। देन आपको जितने भी मुझे जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए लाइक मैं स्क्रब हूं और मुझे जो भी ओपन करने सेरिंज चाहिए और ये चाहिए तो स्ट्राइक तरीके से सारे ओपन करके मुझे देने होंगे। देन जितने इंस्ट्रूमेंट मैं लूंगा उन सबकी काउंटिंग उसको भी रखनी पड़ेगी, मैंने कितने इंस्ट्रूमेंट लिए, कितने मोप लिए, कितने गोज लिए, सारी काउंटिंग रखनी है। और जब गोज या मोप नहीं मिल रहा है तो स्क्रब एज वेल एज सर्कुलेटरी बोथ आर इक्वली रिस्पांसिबल। मैंने बोल दिया कि मैंने इसमें फेंक दिया, जो बीन रखा होता है उसमें डालते हैं, फिर लास्ट में वहां से काउंट करते हैं। अब मैंने बोला मैं तो फेंक दिया, हाउसकीपिंग आके उसने उधर फेंक दिया, कहीं और ले गया। अब वो उसमें फेंकने के बाद ध्यान कौन रखेगा? मेरा रोल है ट्रॉली पे ध्यान रखना, नीचे फेंकने के बाद रोल है सर्कुलेटरी का। वो चाय पीने गया पता नहीं है नहीं तो उसकी जिम्मेदारी, मुझे नहीं पता, मेरा रोल है, मैंने दिया डाल दिया, तू देख तेरा काम। तो रोल सबका क्या होता है? इक्वल, जैसे पहले लिखा है रजिस्टर्ड नर्स। यहाँ पे सर्कुलेटरी नर्स भी कौन होगा? रजिस्टर्ड नर्स। तो आप किसी वार्ड बॉय को किसी टेक्नीशियन को बोल के नहीं जा सकते वो रजिस्टर्ड नर्स नहीं है, नर्स होने सिर्फ आप ही हो, आपको 80,000 रुपए मिलते हैं ना कि उनको। हु मेक्स प्रिपरेशन फॉर एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए जो भी तैयारी करनी है वो साथ में आपकी हेल्प करेगा। कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग, मॉनिटर द पेशेंट एंड स्टाफ ड्यूरिंग इट कोर्स। वर्क इन ऑपरेटिंग रूम आउटसाइड द स्टाइल फील्ड। तो दो टाइप के फील्ड होते हैं ओटी के अंदर। सो दिस इज द लाइक ये वाला जो हमें ट्रोली लगाई, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं स्टाइल फील्ड। और स्टाइल फील्ड में सिर्फ कौन अलाउड है? जो स्क्रब है, जो स्टाइल हो गया है वो उसके अंदर अलाउड है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं। और ये जो बाहर वाला एरिया है दिस इज पेरिफेरल जोन या पेरिफेरल एरिया। सो सर्कुलेटरी नर्स सिर्फ यही घूम सकती है इधर, अंदर आना अलाउड नहीं। सो वर्क इन ऑपरेटिंग रूम आउटसाइड द स्टाइल फील्ड इन व्हिच द ऑपरेशन टेक प्लेस एंड हु रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के जो भी प्रोग्रेस हो नोट्स डालना सारा उसका काम होगा। अकाउंट्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की जो काउंटिंग है उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? स्क्रब नर्स की। एंड हैंडल्स द स्पेसिमेन ऑब्वियसली आफ्टर एंड ऑफ द सर्जरी, जो स्पेसिमेन बाहर आएंगे वो सारे मैं निकाल के उसको दे दूंगा, ये लो अब उसी को करना है, पोस्ट ऑप तक उसी को लेके जाना है, हैंड ओवर उसी को करना है, वो स्क्रब नर्स का रोल नहीं होगा। क्लियर? मूव करें। ये सब पढ़ के डरना नहीं है, डर जाओ कल से आओ ही नहीं। मैं स्क्रब नर्स नहीं बनना सर, हमें तो हम तो बाहर रहेंगे, ओटी में नहीं जाना है। डर लगता है ओटी से? डरना नहीं है। जब हमारे पास सेकंड ईयर के जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अभी नर्सिंग सेकंड ईयर में जो है टाइम्स में, तो आते हैं उनको जो पहली बार वो देखते हैं मुंह पूरा फाट रखा है, पूरा खुला पड़ा है, 10 मिनट बाद वो बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ रहे हैं, फिर उनको सुनाना पड़ता है फर्स्ट स्टॉप में। तो होता है पहली बार जब ऐसा होता है तो सपोज हो सकता है, बट आपको वहां पे कुछ भी डरना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जब आप जी कॉलोन को सर्जरी करते हैं तो सबसे गंदी सर्जरी होती है। कॉलोन काटने के बाद उसको ऐसे स्क्वीज करते हैं, ऐसे जैसे जो आपका तौलिए में से पानी निकालते हैं वैसे कॉलोन में से स्टूल निकालते हैं, ऐसे पूरा हाथ में स्टूल स्टूल। तो वहां पे है, चीची नहीं कर सकते आप वहां पे। वो आपका क्या है उस टाइम रोल है, इस बाउल को क्लीन करना हमारा काम है, कर रहे हैं, सर्जन भी कर रहे हैं, आपको अकेले थोड़ी कर रहे हो। तो 2 दिन तो खाना नहीं खा रहे हैं, घर जाने के बाद वही दिखा। तो भाई वहां पे आपको मास्क मिलता है, मास्क पहने, प्रॉपर सील्ड वाला मास्क भी आता है वो पहने, आपको ज्यादा बदबू आती है तो वो सब करें, पर आपको काम तो करना पड़ेगा। कैंसर जब ट्यूमर काट के जब देते हैं हाथ में, तो बहुत सारे ऐसे हाथ ही लगाते, बाउल ऐसे लगता है इसमें डालो सर दूर से, तो उसको हाथ में ऐसे कैंसर आपके हाथ में जा रहे हैं। ग्लव्स किस लिए पहने? भाई ग्लव्स का पर्पस क्या है? आपके कॉन्टेक्ट से बचाना है। तो कॉन्टेक्ट किसके हो रहा है? लाइक एक हमारे स्टाफ थे, सो जब वो ओटी में आए तो मैं वहाँ पे उनको असिस्ट में देख रहा था, तो वो सर्जरी करे तो जब वो मौत दे रहा था ऐसे दे रहा उनको, फिर वापस वो वापस गंदा होने ब्लड से स्टे होने के बाद तो वो ऐसे पकड़ रहे कोने से और फिर उसमें डाला, फिर बाद में हाथ पे थोड़ा ब्लड लग गया तो उन्होंने ग्लव्स को हटा दिया, हटा के फेंक दिया, नया ग्लव्स दो। क्या हुआ? कहाँ पे खून लग गया? गंदा हो गया। मैंने कहा खून आपके हाथ पे लगा, ग्लव्स पे लगा है, और ग्लव्स से खून अंदर नहीं जाएगा। एक बार खून लगेगा, एक ग्लव्स पे सर्जरी में 50 बार ग्लव्स खून लगेगा तो क्या लगाओगे नहीं कभी? क्या इस ग्लव्स को खून से फ्री रखना है? तो ग्लव्स पे खून लगना तो नॉर्मल है, वो लगेगा, उसमें तो मजा है, नहीं लगेगा तो मजा ही नहीं है, और वो बार बार ग्लव्स चेंज है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रोल। सो रोल की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल्स, जो भी आपको पर्सनल चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, हाउसकीपिंग चाहिए, इक्विपमेंट जो भी चाहिए वो सारा मैनेज करना। सप्लाइज इन्वायरमेंट ड्यूरिंग सर्जरी, इन्वायरमेंट मतलब अंदर एसी चलानी है, एसी बंद करनी है। लाइक जब कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत रिजिड होता है, टीट होता है, फिर हम भी बहुत अलग तरीके अपनाते हैं वहाँ पे। लाइक मुझे पता है मुझे सर्जरी में ये चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं लाऊंगा, जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होगी फिर मैं बोलूंगा वो लेके आओ वहाँ पड़ा है, फिर वो जाएगा आएगा खोलेगा बैठेगा, बैठते 2 मिनट बाद फिर और यार वो भी वहाँ पड़ा लेके आओ। सो बेचारा वो पूरी सर्जरी में इतना मूव करेगा, वो सोचेगा कि मैं स्क्रब हो जाता अच्छा था, पैर दुखने लगे चल चल के मेरे, तो ऐसा हम करते हैं, बहुत बार करते हैं। क्योंकि जब वो बोलते हैं ऐसे सीधी से नहीं निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है, टेढ़ी, तो भाई उसको भी ये नहीं लगेगा कि यार जबरदस्ती कर रहा है, चाहिए तो लाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, स्टोर बहुत दूर होता है, उसको भी बार बार स्टोर भेजते हैं, भाई हो जा वहां पर रोमो ड्रेन पड़ा लेके हो जाता है, लेके आता, फिर अरे यार सोचा तो लाइन वापस जाओ, सोचा भी बड़ा लेके, तो होता है। पेशेंट केयर इंक्लूडिंग असेसमेंट, सो नर्स के वर्क की हम बात कर रहे हैं, तो सर्जिकल प्रोजेक्ट हो गया, पेशेंट में असेसमेंट करना प्री ऑप में, असिस्ट करना एनेस्थीसिया टीम को, और उसके साथ में पोजीशनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। लाइक हमने बोला लिथोटोमी करनी है, तो लिथोटोमी कौन कराएगा? सर्कुलेटरी नर्स कराएगा। एनेस्थीसिया वाला बोला कि हमें ये असिस्टेंट चाहिए तो वो भी सर्कुलेटरी नर्स, आपको कुछ इक्विपमेंट लेके आने तो वो भी सर्कुलेटरी नर्स, डॉक्यूमेंटेशन सारा सर्कुलेटरी नर्स, आपके जितने भी स्पेसिमेंस है उनका रोल सारा सर्कुलेटरी नर्स। मैनेज फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब मोबाइल फोन उठाना है, वो भी कौन करेगा? सर्कुलेटरी, फोन उठा भी, वो ऐसा आएगा उठा के लाएगा, कान पे पकड़ के रखेगा। सो जब कभी लगता है कि इसको आज परेशान करना, तो फोन हम काटते नहीं है, उससे भी बातें 5 मिनट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी और का फोन उठा के उसके कान पे से लगा के रखना, ऐसे हाथ दुखने जाता है, आप अपना फोन भी 10 मिनट पकड़ के रखो कुछ नहीं होगा, पर दूसरों का ऐसे पकड़ के रखेंगे ना दर्द होने लग जाता है। सो उसको ज्यादा परेशान हम ऐसे कर सकते हैं। सप्लाइज टू एंड फ्रॉम द सर्जिकल टीम मेंबर स्क्रब एट द फील्ड, सो स्क्रब नर्स का पूरा रोल है, आप उसके असिस्टेंट हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो स्क्रब नर्स वहां पे बोल रहा है। क्लियर? सो आज थर्सडे हो गया है और संडे को आपका मॉडल पेपर होगा। ओटी वाले बहुत गुस्से में बोलते हैं, पूरी टीम ही गुस्से वाली होती है, ओटी वाले बहुत ज्यादा
बनते थे जैसा सारे काम उन्हीं को आते हैं। So, बनने और गुस्से वाला कुछ रोल नहीं होता है ओटी टीम का। लाइक मैंने आज तक किसी भी स्टाफ को नहीं बोला कि भाई गुस्सा किया हो किसी पे या किसी को कुछ बोला हो, उनको सीधा जाके पूछता हूँ आप स्क्रब करेंगे मैं करूंगा, तो बेचारे वो भी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। सर मेरे से पूछ रहे हैं अभी मैं क्या बोलूँ, कुछ मत बोलो मैं समझ गया वैसे मैं कर लेता हूँ। तो किसी से कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है कि गुस्से वाले होते हैं या डांटने वाले होते हैं, सब कुछ नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। कोई स्टाफ होते हैं आप ही के भाई बहन नर्सिंग किए हुए होंगे, कोई दूसरे नहीं होंगे वहाँ पे। क्लियर, लिख लिया, छुट्टी हुई। पता नहीं आप लोगों की छुट्टी इतनी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रबिंग। तो एक टाइप का स्क्रबिंग हमने पढ़ा था, जो मैंने यहाँ पे देखा स्क्रबिंग एंड ग्लविंग गाउनिंग, वो था अपना वाला। ये स्क्रबिंग है पेशेंट की बॉडी पे बिफोर सर्जरी, सर्जरी करने से पहले स्क्रबिंग करेंगे, फिर पेंटिंग करेंगे, फिर ड्रैपिंग करेंगे। तो स्क्रबिंग, ड्रैपिंग